मैग्नेट ब्रेन्स, मैं रिया चौहान, आपकी दोस्त और सोशल साइंस के लिए आपकी होस्ट। आपको दिखेगा उसका स्क्रीन पे भैया क्या आ चुका है, हमारा सैंपल पेपर आ चुका है। सीबीएसई ने सारे सब्जेक्ट के जो भी आपको आने हैं सबके सैंपल पेपर रिलीज कर दिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है भैया, थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। कैसे कि यार मैम सीबीएसई ने तो सब्जेक्टिव सैंपल पेपर भेजा है। अरे कोई बात नहीं, चिंता नहीं करना, पहले भी तो सब्जेक्टिव ही देते थे, कौन सा अभी एमसीक्यू तो पिछला वाला ही दिया और उसमें भी पढ़ना तो सारा कुछ ही पड़ता था, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी वैसे भी कुछ पक्का नहीं है 110% की क्या होने वाला है सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव। अभी सैंपल पेपर मिला है तो उसको पढ़ लेते हैं कि इजी आया है, कैसा आया है, कैसे सॉल्व करना है, सारा कुछ हम अच्छे से समझ लेते हैं। हमको तो सिर्फ इसी चीज पे ध्यान देना है, पेपर सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, अपनी परफॉर्मेंस एकदम धांसू होनी चाहिए, ठीक है। क्या होनी चाहिए? एकदम धांसू, ठीक है। तो भैया सीबीएसई का सैंपल पेपर जो हमारा आया है उसके अंदर कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है, और एक पेपर पैटर्न भी हमको समझ में आया है कि किस तरीके से आएंगे क्वेश्चंस अगर सब्जेक्टिव पेपर आता है तो, ठीक है। तो अब यहाँ पर मेरी आपसे एक थोड़ा सा विनम्र निवेदन है कि यूजुअली जैसे ही सैंपल पेपर आते हैं ना मार्केट में, मतलब जैसे ही सैंपल पेपर रिलीज करता है सीबीएसई तो सारे के सारे टीचर्स भिड़ जाते हैं कि पहले हमको निकालना है, पहले हमको निकालना है, ठीक है। लेकिन एक बेसिक तरीका सैंपल पेपर को सॉल्व करने का क्या होना चाहिए कि बच्चे की तैयारी हो चुकी है काफी हद तक, ठीक है। इस पॉइंट तक आपने ऊपर ऊपर से तो चीजें ज्यादा एकदम डिटेल में नहीं पढ़ी भी हो तो भी वो तो हम करेंगे ही, ठीक है। लेकिन पहले क्या बनता है ना, पहले ये बनता है कि सैंपल पेपर को बच्चा देखे, ठीक है। आप आंसर देखने के पहले सैंपल पेपर के क्वेश्चन देखो और कोशिश करो उसको सॉल्व करने की और लिखने की। भाई 4 क्वेश्चन बन रहे हैं, जो भी आपके चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर हो गए, 4 चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर हुए, सैंपल पेपर में ढूंढो कि उन 4 चैप्टर में से कौन से क्वेश्चन आए और उसको लिखने की कोशिश करो। पहले मन से लिखने की कोशिश करो, फिर उसके बाद वीडियो देखने आओ और चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करो। यही एक सही तरीका होना चाहिए जब भी अगर सैंपल पेपर आपको मिल रहा है। सीबीएसई दे रहा है भैया सैंपल पेपर, मतलब एक तरीके का पेपर ही आपको आपके हाथ में आया है, ठीक है। तो आप टाइम लगा के बैठो, अगर आपके सारे चैप्टर प्रिपेयर्ड है अभी तक तो बहुत ही अच्छी बात है। टाइम लगा के बैठो, लिखो, कितनी देर लग रही है लिखने में, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहां से सेल्फ एनालाइज करना शुरू करो अपने आप को। समझ में आ गई बात? अगर आप अभी सैंपल पेपर देखने आए हो कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ बिल्कुल, लेकिन थोड़ा सा वीडियो पॉज करो, पहले पेपर को गो थ्रू करो कि क्या है किस तरीके से, थोड़ा सा खुद से समझने की कोशिश करो, उसके बाद में वीडियो देखो तो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको एक मजा भी आएगा देखने में कि भैया क्या चीज है क्या नहीं है, ठीक है। तो भैया सैंपल पेपर में क्या है, हमारे कुछ बेसिक से इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। इंस्ट्रक्शन कुछ ऐसे दिए हैं कि ये जो क्वेश्चन पेपर है बेसिकली 5 सेक्शन में डिवाइडेड है। कितने सेक्शन में? ABCDE, ठीक है। तो 5 सेक्शन में डिवाइडेड है। जब भी पेपर आप अपना सॉल्व करोगे तो आपको पेपर खत्म करने के बाद में क्या देख लेना है, ABCDE पेपर में मैंने सारे सेक्शन लिखे हैं नहीं लिखे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ में क्या है भैया, सारे जो भी आंसर मैं लिख रहा हूं, भले मेरे को पहले कोई सा सॉल्व करना है, इसका ये सॉल्व करना है, तो उसके साथ में मैंने सेक्शन नंबर लिखा है कि नहीं लिखा है कि कौन से सेक्शन का क्वेश्चन है। समझ में आ रही है बात? तो ये सेक्शन आपको थोड़े से ध्यान रखने हैं और इसी के हिसाब से आपको आपके आंसर भी लिखने होंगे। जैसे कि इंस्ट्रक्शन में आपको दिया है, पहली बात तो सारे क्वेश्चन कंपलसरी है, कुछ भी छोड़ने का नहीं, ठीक है। जहां और में दिखेगा वहां हम देखेंगे, लेकिन सारे क्वेश्चन आपको कंपलसरी करना है। ऐसा नहीं कि और वाले भी करना है क्या मैम, नहीं, और वाले में से आपको चॉइस है कि आपको कौन सा एक क्वेश्चन जो है वो आपको करना रहेगा, वो कुछ में है, बाकी ज्यादा चॉइसेस है नहीं बेसिकली देखा जाए तो सेक्शन ए है। सेक्शन ए क्या है भैया, 1 से 5 जो है वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे आपके, ठीक है, 2 नंबर के। अभी 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर का क्या मसला है, देखो 2 नंबर के क्वेश्चन अगर आए ना तो ऐसा नहीं कि एक ही लाइन लिख के आ गए 1 नंबर मिलेगा फिर, ठीक है। 2 नंबर का लिख के आए हो तो मतलब आपको क्या करना है, जो भी जिससे भी रिलेटेड पूछा जा रहा है उसको सम अप कर देना है, ठीक है। मैं इसके अंदर आपको इस सैंपल पेपर में सबसे खास बात ये रहेगी कि मैं आपको एनसीईआरटी के साथ साथ में बताते जाऊंगी कि एनसीईआरटी में ऐसा लिखा है, अब आपको अपना आंसर किस तरीके से लिखना है, ठीक है। तो ये सैंपल पेपर आपके लिए थोड़ा सा अलग होने वाला है बाकी सारे वीडियो से, ठीक है। 2 नंबर का है तो थोड़ा सा सम अप करने की कोशिश करो, देखेंगे हम कैसे करना है। बी सेक्शन में 6 से 8 तक के शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन है, 3 नंबर के आएंगे, ठीक है। 80 मार्क्स से ज्यादा नहीं होने चाहिए, 40 मार्क्स से ज्यादा नहीं होने चाहिए, 40 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, मतलब 40 से कम चलेंगे, लेकिन 40 से तो बहुत बड़ा आंसर नहीं लिख के आ गए, मेरे को आता है करके बहुत सारा भर दिया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। इसको 80 तक में लिखना है। 9 से 10 जो है वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है जो कि 5 नंबर के, मतलब आपको 2 क्वेश्चन है जो 5 नंबर के आएंगे, 120 वर्ड तक का जो है वो आपको उसके अंदर लिखना है। डी सेक्शन में केस बेस्ड क्वेश्चन है, 11 और 12 दोनों आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। 11 12 क्या है, केस बेस्ड क्वेश्चन है, देखेंगे हम कैसे क्या है वो आपको सॉल्व
सॉल्व करने रहेंगे। और क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो मैप बेस्ड क्वेश्चन है, कैरिंग 3 मार्क्स विद 2 पार्ट। ठीक है, तो 13 के 2 पार्ट है, 3 मार्क का जो है वो बेसिकली क्वेश्चन है। ठीक है, जो हिस्ट्री वाला जो मैप मतलब हिस्ट्री से जो क्वेश्चन आया है मैप में वो 1 नंबर का है, और ज्योग्राफी से जो क्वेश्चन आए हैं 13.2 में वो 2 नंबर के हैं। ठीक है, तो बेसिकली कुछ इस तरीके का है, देयर इज नो ओवरऑल चॉइस इन द क्वेश्चन पेपर, हाउएवर एन इंटरनल चॉइस हैज बीन प्रोवाइडेड इन फ्यू क्वेश्चन में आपको चॉइसेस दी है, बाकी ओवरऑल सारे क्वेश्चंस में चॉइसेस नहीं है। ओनली वन ऑफ द चॉइसेस इन सच क्वेश्चन हैव टू बी अटेम्प्टेड, जिस क्वेश्चन के अंदर चॉइस दी है उनमें से एक ही अटेम्प्ट करना है, दोनों मत अटेम्प्ट करके आ जाना। और इन केस आपसे गड़बड़ी हो भी जाती है कि भैया पहले लिखने बैठ गए, पता चल रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं बन रहा है आंसर, तो उसको काट के आ जाना। ऐसा नहीं कि वो भी लिख दिया दूसरा भी लिख दिया, तो एग्जामिनर जो पहले लिखा होगा वो वाला चेक कर देता है। ठीक है, ध्यान रखना, उसको फिर कट करके आना। इन एडिशन टू दिस सेपरेट इंस्ट्रक्शन आर गिवन विद ईच सेक्शन एंड क्वेश्चन वेरेवर नेसेसरी। इन सारे इंस्ट्रक्शन के अलावा जो भी आपको क्या है कुछ भी नेसेसरी इंस्ट्रक्शन सीबीएसई को लगा है कि इस बंदे को मतलब इस क्वेश्चन में क्या कर देना है, बच्चे को इंस्ट्रक्शन दे देना है, तो वो उन्होंने क्वेश्चन वाइज दिए हुए। बेसिकली आपको ध्यान रखना है 5 सेक्शन है, 2 नंबर के क्वेश्चन है, 3 नंबर के क्वेश्चन है और 5 नंबर के क्वेश्चन है, फिर मैप बेस्ड है और केस बेस्ड है। बेसिकली ये एक फॉर्मेट, एक पैटर्न जो है वो देखने को हमको मिल रहा है। शुरू करें हमारा पेपर, करते हैं हम शुरू। तो देखो यहाँ पर क्या है, मैंने एनसीईआरटी का फोटो चिपकाया हुआ है। आप बोलोगे मैम ऐसा क्यों? तो जैसा कि मैं आपको शॉर्ट में बता चुकी हूँ भैया कि आपको क्या करना है, मैं आपको क्या करवाने वाली हूं कि ये क्वेश्चन है, सीबीएसई ने क्वेश्चन दिया, अब ये आपको एनसीईआरटी में किस तरीके से दिया है, फिर आपको इसका आंसर कैसे बनाने का लिखना है, ये तरीका भी आपको कुछ क्वेश्चन से मैं बता दूंगी, फिर आगे जो है वो हम पढ़ते चलेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन में मैं शुरुआत में आपको कुछ इस तरीके से बताऊंगी, फिर आगे तो हम फ्लो में बन जाएंगे, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। एक क्वेश्चन से या फिर पैराग्राफ से आंसर कैसे निकाला जाता है ये पता होना जरूरी है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेक्शन ए लिखा, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी कि 2 नंबर का क्वेश्चन आपको लिखना है, इसके अंदर 2 नंबर का आंसर आपको लिखना है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, हाउ डिड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अनफोल्ड इन सिटीज एंड टाउन्स ऑफ इंडिया। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कैसे अनफोल्ड हुआ था इन सिटीज एंड टाउन्स इंडिया के। ठीक है, तो भैया हमने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पढ़ा था नेशनलिज्म इन इंडिया में, याद है कि नहीं? मैंने आपको पूरा किस्सा अच्छे से सुनाया था। उसके बाद में मैंने आपको क्या बोला था भाई, वन शॉट रिविजन सबके डले हुए हैं। ठीक है, वन शॉट रिवीजन सारे चैप्टर के डले हुए हैं। ज्योग्राफी आपको मिलने वाला है, काफी जल्दी आपको ज्योग्राफी भी मिल जाएगा, चिंता मत करना। ठीक है, तो वो सारे में से आपको सारी चीजें मैंने सारी डिटेल में पढ़ाई है, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, अगर दिक्कत है तो वहां जाके देख लेना। ठीक है, तो हमने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की क्या है, डिफरिंग स्ट्रैंड्स हमको अलग अलग देखने को मिले थे। भैया टाउन्स में कैसा था, ठीक है, ट्राइबल एरिया में कैसा हुआ, प्लांटेशन में कैसा हुआ, ठीक है, सारा कुछ हमने अलग अलग पढ़ा था कि नहीं? तो उसमें वही जो टाउन वाला पैराग्राफ है ना, मूवमेंट इन टाउन, उसी में से आंसर बनेगा, जाहिर सी बात है। तो आप जब भी जैसे पेपर में आया, क्वेश्चन आया, तो आपकी नजरें एनसीईआरटी पे उस जगह पे पहुंच जानी चाहिए कि भैया यहां से मेरे को आंसर निकालने का है। एनसीईआरटी हाथ में नहीं रहेगी, लेकिन पढ़ो ही इस तरीके से कि नजरें ढूंढे बुक के अंदर कि यहाँ पे मेरे को आंसर मिलेगा। समझ में आई तो ढूंढ ली, तो कुछ इस तरीके का विजुअल आपके दिमाग में आया होगा। तो हमने क्या पढ़ा था कि भैया जो बेसिकली मूवमेंट इन टाउन था वो मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन से शुरू हुआ था। ठीक है, मिडिल क्लास लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, लिकर शॉप पिकेट कर लिए थे, ठीक है, फॉरेन गुड्स बॉयकॉट करने लगे थे, है ना, और क्या कर दिया था, काउंसिल इलेक्शन को बॉयकॉट किए थे एक्सेप्ट मद्रास। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इनको पॉइंट बना के छोटा आंसर करके लिख देना है। ठीक है, तो ये है तो इतना बड़ा कि सारे लोगों ने क्या कर दिया कि हेडमास्टर ने स्कूल्स रिजाइन कर दिए, गवर्नमेंट कॉलेजेस और स्कूल्स जो है वो रिजाइन कर लिए, लॉयर्स ने क्या कर दिया, अपनी लीगल प्रैक्टिसेस को गिव अप कर दिया। ठीक है, तो इनको आपको क्या करना है, इनको शॉर्ट में आंसर लिख देना है, पॉइंट बना के। आप चाहो तो पैराग्राफ भी लिख सकते हो, लेकिन पैराग्राफ यूजुअली क्या होता है ना कि आंसर के हिसाब से काफी बड़ा दिखता है और टीचर को पढ़ने में भी मजा नहीं आता। अगर आप पॉइंट में आंसर लिखते हो, तो टीचर को क्या रहता है ना भाई, टीचर को रहता है कि कोई दिक्कत नहीं भैया, बच्चे को समझ में आ गया है, अच्छे से बच्चे ने लिखा है, मतलब सही है। ठीक है, पॉइंट में कर दिया मतलब शॉर्ट में कर दिया, तो बच्चे को कंक्लूजन समझ में आ गया चीजों का। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप पॉइंट में लिखने की कोशिश करो जितनी ज्यादा हो सके, आपको भी एक क्लियरेंस रहेगी चीजों की कि आपको कितना समझ में आया, और टीचर को भी चेक करने में मजा आएगा। अगर टीचर को मजा आया तो फिर भरपूर नंबर मिलेंगे डीए झोली में। ठीक है, तो भैया कैसे, उसी पैराग्राफ को हम सम अप करेंगे कि मूवमेंट स्टार्टेड विद मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन सिटी, पहला
Thousands of students left government-controlled school and colleges. Many teachers resigned. Lawyers gave up legal practices. Council election boycotted. Except Madras. लिखना मत भूलना. अब मद्रास का रीजन यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है. समझ में आया? Foreign goods were boycotted. Liquor shop picketed. Foreign cloth burned in huge bonfire. है ना, बहुत ऐसे सब लोग निकल गए थे, सब पिकेट कर दिया था और फॉरेन क्लॉथ को बर्न करने लगे थे, जलाने लगे थे. एनी अदर रिलेवेंट पॉइंट? अब इसके अलावा आपको कोई सा भी रिलेवेंट पॉइंट लग रहा है, ठीक है, सीबीएसई ने बोला इसके अलावा आपके दिमाग में कुछ भी आ रहा है रिलेटेड, रेलेवेंट मतलब रिलेटेड आंसर से, तो आप आपके हिसाब से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. पर सीबीएसई ने बोला है आंसर जो है वो आंसर कुछ इस तरीके से हमारा क्या होना चाहिए, दिखना चाहिए. अब सीबीएसई ने मार्किंग स्कीम में आपको हर जगह बताया भी हुआ है कि भैया कहां से आंसर उठाया है. यूनिट हिस्ट्री की यूनिट है, चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया है, पेज नंबर 34 है. ठीक है, तो आपको वहां से जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चलेंगे, कुछ में मैंने स्क्रीनशॉट लगाए, आगे स्क्रीनशॉट्स नहीं लगे हुए आपके लिए. ठीक है, तो आपको अपने साथ में एनसीईआरटी रखनी है और देखते चलना है साथ साथ में क्या कि भैया कहां से आंसर उठाया है. तो ये यहाँ पे ऐसा लिखा है तो इन्होंने किस हिसाब से पॉइंट अपना बनाया है. तो वैसे ही आप अपने जो प्रैक्टिस पेपर हम लोग करेंगे, टेस्ट सीरीज हम लोग करेंगे, तो उसमें आपको क्या करना है, आंसर की प्रैक्टिस कुछ उसी तरीके से रखनी है जिस हिसाब से सीबीएसई सोच रहा है कि बच्चा आंसर लिखेगा. समझ में आ गई बात? आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर है, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल दिक्कत नहीं. ठीक है, उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये भी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है. क्या बोल रहा है, टूरिज्म ट्रेड की तरह कैसे कंसिडर किया जाता है. तो बेसिकली क्या है, टूरिज्म क्या होता है, टूरिज्म क्या होता है मतलब आप जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, भले आप विद इन कंट्री जा रहे हो, मध्य प्रदेश में रह रहे हो, जम्मू जाना है तो आप क्या है, टूरिस्ट की तरह जा रहे हो, डोमेस्टिक भी टूरिज्म होता है. वहीं आप इंडिया से बाहर किसी देश में जा रहे हो तो वो भी क्या है, वो इंटरनेशनल टूरिज्म है लेकिन है टूरिज्म. अब जब हम घूमने जाते हैं या तीर्थ यात्रा करने जाते हैं या फिर मेडिकल टूरिज्म करने जा रहे हैं, मतलब किसी मेडिकल पर्पज से जा रहे हैं या कुछ भी किसी भी चीज से एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, बेसिकली सामान खरीदते हैं, है ना भाई, सामान खरीदते हैं या होटल के रेंट्स पे करते हैं, है ना, या फिर क्या करते हैं, अपने अलग अलग पैकेजेस खरीदते हैं, वहां की एक्टिविटीज करते हैं. ठीक है, तो क्या हो रहा है, एक एक्सचेंज ऑफ मनी हो रहा है ना. तो एक्सचेंज ऑफ मनी मैंने आपको बताया था ना, ट्रेड का मतलब होता क्या है, जब लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी पढ़ी थी, ट्रेड का मतलब क्या होता है कि जब आप कोई से सामान ले रहे हो और दूसरे को बेच रहे हो, दूसरा खरीद रहा है, आपको पैसे दे रहा है. ठीक है, तो ये बेसिकली यही ट्रेड होता है ना. तो टूरिज्म भी तो एक तरीके का ट्रेड ही है. तो आपको आपके एनसीईआरटी में इस तरीके से पेज में जहां पर लास्ट में लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी के लास्ट में है टूरिज्म एज ए ट्रेड वाला पैराग्राफ आपका, उसमें से आप अपना आंसर जो है वो निकाल सकते हो. कैसे निकाल सकते हो, ये सारे पॉइंट आपको उसके अंदर मिल जाएंगे कि भैया फॉरेन टूरिस्ट जो है वो कंट्री में आते हैं कंट्रीब्यूटिंग टू फॉरेन एक्सचेंज, वो अपनी करेंसी एक्सचेंज करते हैं. ठीक है, तो उससे भी ट्रेड होता है. साथ में मैंने भी बोला डायरेक्टली इंगेज इन टूरिज्म एक्टिविटी, है ना, बहुत सारे भाई आपको गाइड दिखेंगे, सामान बेचने वाले लोग दिखेंगे, आपको मतलब जो यहाँ से वहां तक ले जाने वाले लोग दिखेंगे, आप गाड़ी वाड़ी हायर करोगे. ठीक है, होटल वगैरह आपका जो है वो एक्सचेंज होगा वहां से मनी, तो जाहिर सी बात है हर जगह से पैसा जो है वो बनना है. और टूरिज्म प्रोवाइड सपोर्ट टू लोकल हैंडीक्राफ्ट, भाई आपको ऐसा लग रहा है कि इस जगह की ये चीज फेमस है तो आप उसको खरीदोगे, अपने जगह पे लेके जाओगे, वहां के लोगों को दिखाओगे, तो जो लोकल हैंडीक्राफ्ट है उन लोगों को भी पैसा मिलेगा. भाई आपने सामान खरीदा तो रिटर्न में पैसा तो दोगे ना, तो वो चीज भी बढ़ेगी. टूरिस्ट विजिट इंडिया फॉर मेडिकल टूरिज्म, इको टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, कल्चरल टूरिज्म, बिजनेस टूरिज्म. तो बहुत सारे लोग इंडिया में आते हैं अलग अलग टूरिज्म मतलब अलग अलग पर्पस से, तो वो अलग अलग टूरिज्म है. भैया मेडिकल पर्पस से आ रहे हैं तो हमारे यहाँ का क्या होगा, हेल्थ सिस्टम अगर अच्छा होगा तभी मेडिकल पर्पस से यहाँ पे आ रहे हैं, या फिर हम एक जगह से दूसरी जगह विद इन इंडिया ट्रैवल कर रहे हैं. ठीक है, तो काफी ज्यादा पर्पस से जो है वो टूरिज्म होता है. और इसके अलावा आपको कोई भी रेलेवेंट पॉइंट दिख रहा है, कोई भी रेलेवेंट पॉइंट दिख रहा है आप लगा सकते हो. ये जो आपका है इसके अंदर आप पढ़ सकते हो. और एक और इस तरीके से साइड में भी, यहाँ से आगे बढ़ते हो तो साइड में भी आपके एनसीईआरटी में और भी है. तो आपको जो लग रहा है ना आप उसके हिसाब से क्या करो, अपना पॉइंट बनाओ. बस पॉइंट कुछ इस तरीके से बने होने चाहिए. क्या होने चाहिए, कुछ इस तरीके से बने होने चाहिए. कहां से लिया है, ज्योग्राफी से लिया है, लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी फ्रॉम पेज नंबर 88. कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं ना. ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, दूसरा क्वेश्चन हो गया. अब इसमें से आपको क्या करना है, एनी 2 पॉइंट लिखा है. तो देखो एनी 2 पॉइंट अगर सिर्फ 2 नंबर में आपसे भी दो लिख के आओगे तो आपको ऐसा लग सकता है कि अरे यार क्या पता नंबर ना कट जाए. तो मेरे हिसाब से क्या करो, 3 या 4 पॉइंट लिख दो. याद आ रहा है अगर, तो नहीं आ रहा है तो फिर वो बात ही अलग है कि भाई 2 ही याद आ रहे हैं तो 2 ही लिख रहे हैं. लेकिन अगर याद आ रहा है तो टू बी ऑन अ सेफर साइड 3-4 पॉइंट ठीक रहते हैं फॉर 2 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि वैसे शॉर्ट पॉइंट्स है ना, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी. उसके बाद में बात कर लेते हैं किसकी भैया,
क्वेश्चन नंबर 3 की क्या बोल रहा है, डिफरेंशिएट बिटवीन वन पार्टी एंड टू पार्टी सिस्टम। तो वन पार्टी टू पार्टी सिस्टम हम पढ़ के आए हैं। वन पार्टी सिस्टम क्या होता है, ऐसा पार्टी सिस्टम होता है जिसके अंदर इलेक्शन तो लड़े जाते हैं विद इन पार्टीज, लेकिन कहीं ना कहीं उसको एक ही पार्टी से एसोसिएट रहना पड़ता है। और क्या होता है कि भैया वो रूल में एक ही पार्टी रहती है, वो आप रूल पार्टी का नहीं चेंज कर सकते, ठीक है। अलग अलग पार्टीज इलेक्शन कंटेस्ट कर सकती है, लेकिन एसोसिएशन जो है वो सिंगल पार्टी से होना चाहिए। दैट मीन्स गवर्नमेंट जो है वो बनाएगी वो सिंगल पार्टी बनाएगी और कोई दूसरी पार्टी नहीं बना सकती। तो ये आपको जो आपका एनसीईआरटी का पैराग्राफ है, आपके एनसीईआरटी के पैराग्राफ है इधर साइड वाला पेज, ठीक है, तो उसमें आपको दिखेगा 2 कॉलम बने हुए हैं ऐसे सारे पूरे पेज पे। हाउ मेनी पार्टीज डू वी हैव, है ना, तो हाउ मेनी पार्टीज डू वी हैव के दूसरे पेज पे क्या है, पूरा पेज जो है वो भरा हुआ है, उसके अंदर 1 पार्टी 2 पार्टी 3 पार्टी या मल्टी पार्टी सिस्टम के बारे में बताया गया। तो उसमें से आप पॉइंट्स ले सकते हो, है ना। कहां से, पॉलिटिकल साइंस चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज, पेज नंबर 77 खोल के रखना भैया। चारों किताब अभी आपके हाथ में होनी चाहिए एनसीईआरटी की, और जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं पेजेस खुलते रहने चाहिए और आपकी नजरें घूमनी चाहिए कि भैया यहाँ से भी आंसर बन रहा है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन रहा है, इसका क्वेश्चन आंसर किस तरीके से बनाया गया है, ठीक है, साथ साथ में लेके चल रहे हो ना, बढ़िया, ठीक है। तो कैसे हम इसके 2 पॉइंट्स बना सकते हैं। वन पार्टी सिस्टम में हम क्या कह सकते हैं, कंट्रीज वेयर ओनली वन पार्टी इज अलाउड टू कंट्रोल एंड रन गवर्नमेंट आर कॉल्ड वन पार्टी सिस्टम। ऐसी कंट्रीज जहां पे सिर्फ वन पार्टी ही अलाउ होती है टू रन द गवर्नमेंट और टू रन द गवर्नमेंट, ठीक है, तो कंट्रोल और रन द गवर्नमेंट, तो वही क्या कहलाती है, वन पार्टी सिस्टम कहलाता है। कहां पे प्रेवलेंट है भैया, चाइना में है। चाइना का एग्जांपल भी दे दो साथ में कि भैया कौन सी पार्टी है, वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी चलती है। हम पढ़ के आए हैं अच्छे से, मैंने आपको सारा कुछ पढ़ाया है, ठीक है। तो कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो अलाउड होती है। मैंने तब भी आपको बोला था कि इसके अंदर आपको डिफरेंशिएशन आ सकता है, ठीक है। तो देखो बढ़िया से आ गया, तो आप कर लो अच्छे से इस चीज को, है ना। चाइना जो है वो आप इसी तरीके से कॉलम बनाए थे हमने भी, और एक मल्टी पार्टी भी साथ में ले लिया था, तो बस वही डिफरेंशिएशन आपके हैं साथ में। इसके अलावा आपको कोई रेलेवेंट पॉइंट दिख रहा है तो आप ऐड कर सकते हो। वैसे इतने पॉइंट सफिशिएंट है, इससे ज्यादा पॉइंट है भी नहीं, 2 नंबर में इतना बहुत है, इससे ज्यादा अपने को लिखने की जरूरत नहीं है। टू पार्टी सिस्टम क्या होता है, कंट्रीज जहां पर पावर 2 मेन पार्टी के बीच में शेयर होती है। कंटेस्ट करना अलाउड रहता है दूसरी पार्टीज को भी यहाँ पर भी, लेकिन पार्टी की जो पावर है वो सिर्फ 2 पार्टी के बीच में ही एक्सचेंज होगी। गवर्नमेंट की जो पावर है वो 2 पार्टी के बीच में ही एक्सचेंज होगी। कंट्रीज वेयर पावर शेयर्स बिटवीन 2 पार्टी आर कॉल्ड टू पार्टी सिस्टम, ठीक है। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड यूनाइटेड किंगडम आर एग्जांपल ऑफ टू पार्टी सिस्टम, ठीक है। और उसके अलावा कोई रेलेवेंट पॉइंट दिख रहा है तो कर लो, कोई दिक्कत, बहुत इजी सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो ऐसे कोई एज सच बहुत डिफिकल्ट पेपर नहीं है, इजी सा पेपर है, बस पढ़ा होना चाहिए। पढ़े वाले के लिए तो सब कुछ इजी है, और हमने तो पढ़ा है, बहुत सारी चीजें हम लोग ने कवर कर ली है ऑलरेडी। स्टेट द रोल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का आपको ये कुछ 48 पेज नंबर पे आपको मिल जाएगा मनी एंड क्रेडिट में, ठीक है। 40 पे भी थोड़ा बहुत मिल जाएगा, 48 पे भी आपको थोड़ा बहुत मिल जाएगा। तो 48 पे मेन रिलेवेंट पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, है ना। तो आप इसमें से क्या कर सकते हो, अपने ऑप्शंस बना के छांट सकते हो बढ़िया से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया है, इन इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशूज करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। रिजर्व बैंक का क्या रोल होता है, रिजर्व बैंक क्या करता है, बेसिकली इंडिया में गवर्नमेंट के बिहाफ पे करेंसी नोट जो है उसको इशू करता है। हमारे जो करेंसी नोट है, मतलब हमारा जो पैसा है रुपया, उसको क्या करता है, इशू करता है कौन, आरबीआई, ठीक है। ठीक है, आरबीआई क्या, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइजेस द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन, ठीक है। ये क्या सुपरवाइज करता है, 6 सारी चीजें आपको इसी के अंदर दे रखी है, ठीक है। सुपरवाइजेस द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन, और ये सारा कुछ मेंटेन एंड ऑल सब कुछ इसी पैराग्राफ में आपको दे रखा है। तो बिल्कुल इसमें से जो रेलेवेंट पॉइंट दिख रहे हैं उन्हीं को उठा के बनाते जाओ, ठीक है। क्या करता है, फॉर्मल सोर्सेज, लोन के जो फॉर्मल सोर्सेज होते हैं उसको सुपरवाइज करता है। लोन के फॉर्मल सोर्सेज क्या क्या होते हैं मुझे बताना, कमेंट में बताना। इनफॉर्मल सोर्सेज कौन यूज करता है, जो रूरल लोग रहते हैं, वो भी अभी उसके ऊपर भी क्वेश्चन बना हुआ है। जो रूरल एरियाज के लोग हैं वो इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन लेते हैं, कि भैया किसी से भी उधार ले लिया किस्त पे, कि भैया दे देंगे हम आपको इंटरेस्ट पे, ब्याज पे, है ना, पैसा उठा लिया, वो क्या होता है इनफॉर्मल। और फॉर्मल सोर्सेज में क्या क्या आते हैं लोन्स के, वो आप मुझे बताना अपनी समझ के हिसाब से, ठीक है। तो जो फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन है उसको आरबीआई सुपरवाइज करता है, ठीक है। रिजर्व बैंक है ना इंडिया का, तो ये सुपरवाइज करेगा,
यहीं से आपको हिंट मिल जाएगी इस चीज की, ठीक है। आरबीआई मॉनिटर्स द बैंक इन एक्चुअल मेंटेनिंग एंड कैश बैलेंस। भाई आरबीआई क्या करता है, मेंटेन करता है कि कैश बैंकरप्ट ना हो जाए। भैया कभी पता चला कि बैंक में पैसे नहीं है, मतलब अब इसकी भी 12 बज गई, ठीक है। तो बैंक का ध्यान कौन रखता है, आरबीआई, की भैया यहाँ पर क्या हो, कैश जो है ये मेंटेन होते रहे। तो बैंक्स जो भी रहते हैं उसका ध्यान कौन रखता है, आरबीआई रखता है। आरबीआई सीज दैट बैंक्स गिव लोन नॉट जस्ट टू प्रॉफिट मेकिंग बिजनेसेस एंड ट्रेडर्स बट आल्सो टू स्मॉल कल्टीवेटर्स। आरबीआई एक और रोल प्ले करता है कि भैया ऐसा ना हो कि बैंक चतरे लोग बड़े बड़े लोन जो है वो क्या लेते हैं, बिजनेसमैन वगैरह ले लेते हैं, इनके पास में कोलैटरल होता है, मतलब कुछ गिरवी रखने के लिए होता है ना, किनके पास में, बिजनेसमैन और ट्रेडर्स के पास में, तो इनको आसानी से लोन दे देते हैं। लेकिन वहीं जो फार्मर होते हैं, कल्टीवेटर होते हैं, इनके पास में कुछ गिरवी रखने के लिए कम चीज होती है ना, और दिक्कतें भी आती है, तो इनको लोन देने में काफी ज्यादा दिक्कत होती है बैंक्स को। तो आरबीआई क्या करता है, ये इंश्योर करता है कि सभी को बराबर जो है वो तरीके से क्या मिले, लोन मिले, किसी के अंदर भी भेदभाव ना किया जाए। एनी अदर रेलेवेंट पॉइंट, इसके अलावा आपको कोई भी रेलेवेंट पॉइंट लग रहा है तो आप क्या कर लो, उसको इंक्लूड कर लो आपके हिसाब से, ठीक है, आपकी समझ के अनुसार। बस ये पॉइंट जो है इतने में भी काम हो जाना चाहिए। समझ में आ गई बात। उसके बाद में यही कौन सा आता है आपका फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, रीड द डेटा इन द टेबल गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो पहले तो हमको क्या करना है, इस टेबल में से डेटा पढ़ना है कि टेबल क्या बताना चाह रही है। तो चलो पढ़ लेते हैं। क्या बता रही है भैया, टोटल प्रोडक्शन ऑफ फिनिश्ड स्टील इन इंडिया। इंडिया में जो फिनिश्ड मतलब स्टील के बनने के बाद का जो प्रोडक्शन है वो टोटल प्रोडक्शन कितना है। तो 2015-16 में अगर हम देखें तो 106.60 मिलियन टन प्रोडक्शन है। 2016-17 में हम देखें तो 120.14 मिलियन टन है। 2017-18 में देखें तो 126.85 मिलियन टन है। लेकिन 2018-19 पे आप जैसे ही पहुंचोगे तो ये गिरता हुआ दिख रहा है। देखो यहां से तो क्या दिख रहा है, बढ़ता हुआ दिख रहा है, मतलब एरो तो भले नीचे है लेकिन ईयर के हिसाब से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, 6, 20, 26 होता जा रहा है। लेकिन अब यहां से क्या हो गया, प्रोडक्शन एकदम गिर गया, ठीक है। तो यहां से हमको दिख रहा है कि भैया इसके ऊपर ही कुछ क्वेश्चन बन सकता है। तो ये हमने टेबल तो समझ ली, अब क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर क्या क्वेश्चन बना हुआ है। तो पहला क्वेश्चन जो बना है वो ये क्या कह रहा है कि 2015-16 और 2019-20 के डेटा को एक दूसरे से क्या करो, कंपेयर करो, और ये बताओ कि ये जो प्रोडक्शन के स्टील के प्रोडक्शन में जो रिडक्शन हुआ है, यानी जो कमी आई है, वो किस कारण से आई होगी। तो कौन सा देखना, 2015-16 और 19-20 देख लेते हैं। 2015-16 और 2019-20 यानी जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पे क्या था भैया, यहाँ से बढ़ता हुआ हमको दिख रहा था और उसके बाद में क्या हो गया, यहाँ पे कमी हो गई, मतलब 106 से भी कम हो गया काफी ज्यादा। तो हमको रीजन बताना है कि ये क्यों कम हुआ होगा। तो देखो रीजन क्यों कम हो सकता है, एक तो वही की जो दिक्कतें हैं, हम इंडस्ट्रीज में जो है आपने पढ़ा होगा, मैं आपको वन शॉट वीडियो में और अच्छे से कवर करवा दूंगी, वही वाला चैप्टर आपको मिलने वाला है ना। तो उसमें क्या है कि इनके प्रोडक्शन में कमी कब आती है, जब या तो बहुत हाई कॉस्ट हो जाए या फिर लेबर ठीक से काम ना करे, है ना। जो ये छोटी मोटी दिक्कतें हैं जिनके कारण से प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आती है, वही आप सारे लिख दो भाई। स्टील के प्रोडक्शन में जो भी दिक्कतें हैं आपने चैप्टर में, अगर आपने चैप्टर पहले से पढ़ा है तो आपको याद होगा कि क्या क्या दिक्कतें रहती है, वही दिक्कतें आपको क्या करनी है, इसके अंदर डाल देनी है, ठीक है। काफी डायरेक्ट क्वेश्चन है। हाई कॉस्ट, ठीक है, हाई कॉस्ट के कारण अगर ज्यादा महंगी पड़ेगी तो फिर प्रोडक्शन जाहिर सी बात है कम हो जाएगा। लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कोकिंग कोल, इसके लिए किसकी जरूरत पड़ती है, स्टील प्रोडक्शन के लिए कोकिंग कोल की जरूरत पड़ती है, ठीक है। लेकिन अगर कोकिंग कोल ही कम रहेगा तो जाहिर सी बात है कि प्रोडक्शन कम होगा ना, क्योंकि ये क्या है, एक इनपुट है, इस इनपुट से क्या बनेगा, आउटपुट बनेगा स्टील, ठीक है। तो इनपुट ही यदि कम मिलेगा तो जाहिर सी बात है आउटपुट ज्यादा होना ही नहीं है ना। अगर इसमें कमी आ जाती है तो स्टील का प्रोडक्शन में भी कमी आएगी। तो एक ये दूसरा पॉइंट ये हो गया। लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, भाई लेबर कई सारे रहेंगे लेकिन काम ढीले ढलंगे होके कर रहे हैं, कुछ बातचीत कर रहा है, कोई लंच खाने बैठ गया, कोई कह रहा है कोई बीमार हो गया मुझे वहां जाना है, ठीक है। तो अगर वो ऐसी चीजें जो है वो लेबर करेंगे या टाइम से काम नहीं करेंगे या प्रोडक्टिविटी नहीं दिखाएंगे अपने काम में, तो जाहिर सी बात है प्रोडक्शन ऐसे भी कम हो जाना है। इर्रेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी, भाई स्टील प्रोडक्शन या फिर कोई सा भी आप कहो मेटल प्रोडक्शन में क्या चाहिए होता है, सप्लाई ऑफ एनर्जी काफी अच्छी चाहिए होती है, रेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी चाहिए होती है ताकि कंटिन्यूअस प्रोडक्शन जो है वो होता रहे। अगर एनर्जी में ही क्या हो जाएगा, सप्लाई इर्रेगुलर हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि प्रोडक्शन गिरना ही है इसकी वजह से भी। और
और इसके अलावा कोई भी आपको रेलेवेंट पॉइंट लग रहा है अपने चैप्टर में से तो आप उठा लो और लिख दो। रेलेवेंट होना चाहिए भाई, ऐसा कहना कि अपने हिसाब से कुछ भी लिख दे, तो ऐसा कुछ भी मत लिखना। अगर आपको लग रहा है कि कुछ डिफाइन करता है जिसकी वजह से क्या है स्टील का प्रोडक्शन कम हो सकता है किसी भी नेशन में, तो आप लिख दो उस चीज को, ठीक है। इंडिया का ही लिखो, वैसे तो बेसिकली नेशन क्या उसके बाद में इसी डेटा के ऊपर क्या है दूसरा क्वेश्चन भी बना हुआ है। पहला क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर दिया, इसी के ऊपर दूसरा क्वेश्चन भी बना है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखो आपको क्या करना है ना कि इनमें से ये कितने नंबर का क्वेश्चन है। पहली बात तो हमने देखा था इंस्ट्रक्शन में हम देख के आए थे क्या 1 से 5 जो है वो वेरी शॉर्ट है और 2 नंबर के, हर क्वेश्चन क्या है 2 नंबर का है। तो भैया 1 से 5 के क्वेश्चन है और सारे 2 नंबर के हैं, तो आप इसके अंदर से देख लो अगर आपको कितने पॉइंट लिखने हैं, तो दो पॉइंट इसके अंदर लिख दिए और 2 पॉइंट इसके अंदर लिख दिए, काम खत्म। ये तो एनी 1 पॉइंट ही बोल रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी सेफर साइड के लिए 2 पॉइंट लिख दिए तो अपन कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मतलब सेफर साइड के लिए क्या मैम ऐसा कि बहुत ज्यादा पॉइंट लिख दें, नहीं बहुत ज्यादा नहीं, 2 पॉइंट बहुत ज्यादा नहीं होते, ठीक होते हैं, ठीक है, तो वो लिख दिया आपने। अब इसके बाद में जो दूसरा क्वेश्चन है, इसी का जो दूसरा पार्ट है वो कह रहा है व्हाई इज द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ स्टील कंसिडर्ड एज एन इंडेक्स ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट। किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए प्रोडक्शन ऑफ स्टील और कंजम्पशन, मतलब किसी भी कंट्री में यदि प्रोडक्शन ऑफ स्टील ज्यादा हो रहा है और कंजम्पशन ऑफ स्टील ज्यादा हो रहा है तो वो क्या बताता है उस कंट्री के बारे में, ये हमको इस क्वेश्चन के अंदर बताना है, ठीक है। तो ये क्या बताता है, देखो यदि आपकी कंट्री में स्टील का प्रोडक्शन ज्यादा होगा और स्टील का कंजम्पशन भी ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है रीजन क्या हो सकते हैं कि आपको स्टील की काफी ज्यादा जरूरत लग रही है, तभी प्रोडक्शन ज्यादा है, मतलब डिमांड ज्यादा है और तभी सप्लाई भी ज्यादा है ना। तो वो क्या बताता है कि आपको स्टील की चीजों की जरूरत ज्यादा लग रही है। अब स्टील किस किस में काम आता है भैया, इंडस्ट्रीज में काम आता है, मतलब ये क्या बताएगा कि आपकी इंडस्ट्रीज काफी ज्यादा डेवलप्ड है, ठीक है, मतलब आपको काफी ज्यादा जरूरत पड़ रही है, आपके जो रेलवे हैं या फिर ट्रांसपोर्ट वगैरह हैं ये सारे काफी ज्यादा क्या है अच्छे स्पीड में चल रहे हैं, तो आपको स्टील की काफी ज्यादा जरूरत लग रही है। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी बताता है। एक्सपोर्ट अगर प्रोडक्शन ज्यादा होगा और क्या होगा भैया आपका सप्लाई ज्यादा होगा तो आप आसानी से क्या कर सकते हो दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, एक्सपोर्ट करोगे तो पैसा मिलेगा, मतलब ये बता रहा है कि आपकी कंट्री से क्या हो रहा है स्टील का एक्सपोर्ट भी ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें जो है वो पता चलती है। देख लेते हैं हमने सीबीएसई ने पॉइंट में क्या क्या इंक्लूड किया है। तो स्टील प्रोडक्ट्स आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज, जाहिर सी बात है बहुत सारी इंडस्ट्री में एज अ रॉ मटेरियल स्टील की जरूरत पड़ती है। तो भैया अगर जितना प्रोडक्शन ज्यादा जितना कंजम्पशन ज्यादा उतना ही रॉ मटेरियल की डिमांड भी ज्यादा रहेगी, ठीक है। इट इज रिक्वायर्ड फॉर एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट के लिए भी जरूरत रहेगा। इट प्रोवाइड्स मशीनरी फॉर इंश्योरिंग कंट्रीज ग्रोथ के लिए मशीनरी जो है वो बेसिकली ये स्टील जैसे मेटल प्रोवाइड करते हैं ना। और इसके अलावा कोई भी दूसरा रेलेवेंट पॉइंट आपको लग रहा है तो आप लिख दो, ठीक है, समझ में आया। ये कहाँ मिलेगा आपको, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के पेज नंबर 69 पे, ठीक है, ज्योग्राफी का चैप्टर है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है ना, उसके 69 पेज नंबर पे आपको बढ़िया से स्टील के बारे में मिल जाएगा, तो आप उसके अंदर से देख सकते हो और लिख सकते हो अच्छे से। ये क्या है आपका सेक्शन ए जो है वो मेरे को लग रहा है यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है। तो आपके ये जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है यहाँ पे खत्म हो गया, आपको समझ में आ गया कि कहाँ से उठाना है, किस तरीके से आंसर लिखना है, कितने नंबर का है तो क्या लिखना है, समझ में आ गई आपको चीजें, ठीक है। तो समझ के लिखोगे भाई 2 नंबर का है तो 3-4 पॉइंट लिख दो, ठीक है, बढ़िया, टू बी ऑन द सेफर साइड। और मैं यही रिकमेंड करूंगी कि पॉइंट में आंसर लिखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आपको भी क्लियरिटी रहेगी कि आपने क्या लिखा है, नहीं तो फिर पैराग्राफ में तो कुछ भी गपड़ करके आ जाओगे, है ना, गड़बड़ हो जाएगी और फिर टीचर को भी मजा नहीं आता चेक करने में। ऑल इन ऑल आपका मोटिव ये होना चाहिए कि टीचर जब हमारा आंसर देखे तो उसको लगे भाई वाह क्या बच्चे ने पढ़ाई की है, ठीक है। तो पॉइंट से वो क्लियरिटी दिखती है, पैराग्राफ से कम दिखती है, लेकिन फिर वो आपकी चॉइस है, बाकी मैं पॉइंट लिखवाना ही रिकमेंड आपको करूंगी, ठीक है, अगर सब्जेक्टिव पेपर जो है वो हमारा होता है तो। शॉर्ट आंसर देख लेते हैं, सेक्शन बी पे आ जाते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट आंसर में हमको क्या करना है, 3 नंबर के क्वेश्चन है, तो आप क्या करो इसके अंदर अगर आपके पॉइंट्स छोटे छोटे हैं, ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट्स अगर आपको मिल रहे हैं तो आप 6 पॉइंट लिख दो, ठीक है, लेकिन थोड़े से मीडियम पॉइंट लिख रहे हैं, मतलब आधा पेज अगर भर जा रहा है, आधे से थोड़ा भर जा रहा है, ठीक है, 3 पॉइंट में ही बड़े पॉइंट अगर आपको 3 पॉइंट मिल रहे हैं तो फिर आप 3 पॉइंट ही लिखो, ठीक है। और थोड़े से बड़े अगर आपको लग रहे हैं कि आप लिख सकते हो तो फिर आप उसको थोड़ा फालतू का मत खींचना, ठीक है, कि एक चीज बोले जा रहे हो उसके अंदर, तो उसको लिखना, लेकिन ऐसा करना कि रेलेवेंट रहे। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं छोटे ही पॉइंट बनेंगे तो फिर 6 पॉइंट भर दो, ठीक है। और अगर नहीं लग रहा है तो फिर आप क्या करो, 3 पॉइंट आपको लग रहा है कि हाँ इसके अंदर क्या है थोड़ी बहुत हम डिटेल्स इसके अंदर डाल सकते हैं तो फिर 3 पॉइंट आप लिख दो। समझ में आ गई। अब कैसे लिखना है, क्या क्वेश्चन है, इनकी हम बात कर लेते हैं। तो भैया शॉर्ट
शॉर्ट आंसर का पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाई डू मोस्ट ऑफ द रूरल हाउसहोल्ड स्टिल डिपेंडेंट ऑन इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। मैंने बोला था ना इनफॉर्मल सोर्सेज पे भी आएगा आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट क्या होते हैं कि भैया आपने किसी भी पर्सन से लोन ले लिया, ठीक है, मतलब कि ब्याज पे पैसे ले लिए कि भैया दे दूंगा मैं, अभी दे दो आप 1 लाख रुपया ब्याज लेके मैं आपको साल भर में चुका दूंगा, ठीक है, तो जो भी इंटरेस्ट रहेगा उसके ऊपर मैं दे दूंगा। तो यूजुअली ये वाली जो चीज है ये आपको गांव में देखने को ज्यादा मिलती है, शहरों में भी करते हैं लेकिन गांव में ज्यादा देखने को मिलती है। शहरों में लोग लोन लेना भी प्रेफर करते हैं फ्रॉम बैंक, है ना। तो भैया गांव में ऐसा क्यों कि ज्यादा अभी भी इनफॉर्मल सोर्सेस के ऊपर डिपेंडेंट है। तो देखो इसके काफी सारे कारण हैं, ऑलरेडी आपने पढ़ लिए होंगे, ठीक है, फिर भी मैं बता देती हूँ। तो कारण कुछ ऐसे हैं कि भैया लोगों की बनी होती है अपने गांव में, है ना, भाई लोन बैंक में गए लेने के लिए, अब वो बैंक वाला जो मैनेजर है या फिर जो भी लोन दे रहा है तो उससे तो आपकी नहीं जान पहचान है ना, वो तो कभी भी आप लोन नहीं चुका पाए तो आपकी कॉलर पकड़ने आ जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। वहीं कोई भी बंदा आपका भरोसेमंद है तो अगर आप थोड़ा बहुत लेट भी हो जाते हो तो कहेगा चलो ठीक है भाई साहब आप दे देना, ठीक है। तो गांव वाले इसलिए ऐसा प्रेफर करते हैं। दूसरी चीज ये हो जाती है कि जब भी आपको बैंक से लोन लेने जाना पड़ता है तो आपको कुछ सामान अपना गिरवी रखना होता है ना, कि या तो आप घर गिरवी रखो या कोई भी गोल्ड गिरवी रखो आप आपका, ठीक है। तो क्या हो कि बैंक को क्या रहती है, एक अश्योरेंस रहती है कि बंदा अगर लोन नहीं चुका पाया तो ये जो भी गिरवी रख के गया है उसको हम रख लेंगे, जब्त कर लेंगे, इसको नहीं देंगे, ठीक है। वहीं आपको जो भी आपके गांव में है आपको कुछ गिरवी ऐसे यूजुअली कहते नहीं है वो कि गिरवी रख के जाओ तुम ये चीज हमारे पास में, वो आपको पैसे दे देते हैं, कह देते हैं चलो ठीक है इतने टाइम में तुम ब्याज हमको देते रहना या फिर किस्त में चुकाते रहना। समझ में आ रही बात। तो उनको काफी सेफर साइड रहते हैं वो अगर इनफॉर्मल सोर्सेस से भी रहते हैं। और भी बहुत सारे कारण है, एक एक करके सबकी हम बात कर लेते हैं। मेन थीम समझ में आई, ये चीज आपको इसके अंदर लिखनी है आंसर में। तो आंसर हमारा क्या कह रहा है, लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ बैंक इन रूरल एरियाज। हाँ ये भी एक पॉइंट है कि भैया सिटीज में तो काफी सारे बैंक्स होते हैं, आप ले सकते हो, और सिटीज के जो बैंक के अंदर के लोग रहते हैं वो भी सिटी वालों के लिए पहचान के हो जाते हैं, है ना, आना जाना कंटिन्यू चलता रहता है। तो वहीं गांव में तो क्या है, लोन ही बहुत कम है, बहुत लिमिटेड नंबर है, और फिर है भी तो वो गांव वाले सोचते हैं भाई बैंक में कैसे जाएं, बड़े लोग हैं, साहब बैठे होंगे, डांट देंगे हमको, नहीं कोई चीज समझ में आएगी तो चिल्ला देंगे, वो डरते भी हैं, ठीक है, कि भैया गड़बड़ हो जाएगी, या फिर ढंग से बात भी नहीं करते बैंक वाले कई बार, रूरल जो लोग रहते हैं उनसे, ठीक है, इज्जत नहीं देते वैसे, तो फिर वो प्रेफर नहीं करते, ठीक है। तो क्या है, काफी ज्यादा लिमिटेड अवेलेबिलिटी है बैंक की रूरल एरियाज में। पीपल इन रूरल एरियाज फेस प्रॉब्लम विद रिगार्ड टू डॉक्यूमेंटेशन। भाई लोन के लिए गए बैंक में तो उनको 10 तरीके की चीजें, और वैसे भी बैंक वालों की तो आदत होती है एक जगह से दूसरी जगह भेजेंगे, फिर बोलेंगे नहीं उस सीट पे जाओ, नहीं यहाँ पे, नहीं यहाँ काम बनेगा, तो वो नहीं समझ आता रूरल एरियाज वालों को। और फिर वो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर सारी चीजें लिखनी होती है। वहीं आप इनफॉर्मल वाले इंसान से लोगे तो वो आपका जान पहचान वाला है ना, तो उससे क्या डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। तो ऐसी कोई डिटेल नहीं रहती है। हद से ज्यादा अगर कोई बोलेगा भी तो बोलेगा लिखित में लिखवा लूंगा या तुम्हारी साइन करा लूंगा कि तुमने क्या किया है, मेरे से लोन लिया, इससे ज्यादा और कुछ ज्यादा लेगा नहीं वो, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंटेशन वाला लफड़ा होता नहीं इनफॉर्मल सोर्सेज से। एब्सेंस ऑफ कोलैटरल इज वन ऑफ द मेजर रीजन व्हिच प्रिवेंट्स द पुअर फ्रॉम गेटिंग लोन फ्रॉम बैंक्स, ठीक है। तो यही मैंने आपको समझाया था, वही चीज आपको इंग्लिश में यहाँ पे लिखी हुई है कि भैया कोलैटरल क्या होता है, कुछ भी सामान गिरवी रखना अपना, है ना। तो वो कोलैटरल यूजुअली रूरल एरियाज के लोगों के पास में नहीं होता, क्या गिरवी रखेंगे बेचारे, उनका तो पूरी जिंदगी ऐसे मेहनत कर करके निकल जाती है, वो चीज भी गिरवी रख देंगे, पता चला लोन नहीं चुका पाए समय से तो फिर वो भी उनके साथ में जब्त हो जाएगी। समझ में आ रही है। तो इस वजह से वो लोग लोन नहीं लेना प्रेफर करते फ्रॉम बैंक। रूरल पीपल गेट इजी लोन्स फ्रॉम रिचर हाउस होल्ड थ्रू इनफॉर्मल वेज, क्योंकि वो काफी आसानी से उनके घर के आसपास या फिर जो भी बड़े लोग हैं जिनसे उनकी जान पहचान है, जिनके खेत में वो काम करते हैं, है ना, या फिर जिनकी जमीन पे वो काम कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, तो उससे उनकी जान पहचान है, तो वो काफी आसानी से उनसे पैसा ले सकते हैं एज कम्पेयर टू लोन। आप समझ गए ना इस चीज को। तो ये सारे पॉइंट क्या करने हैं, आपको इंक्लूड करने हैं। 5 पॉइंट है, और दूसरा कोई सा भी आप रेलेवेंट पॉइंट ले। देखो अब ये छोटे पॉइंट है, कोई बड़े नहीं है, सिंपल सादे से, है ना, और इवन आपको 80 वर्ड से ज्यादा एक्सीड नहीं करना है। तो ये 80 वर्ड के अंदर इतना तो आपको लिखना पड़ेगा, है ना, समझ में आ रही कि नहीं बात। तो इतना आपके लिए बहुत है। और अगर आपको लग रहा है एक आध पॉइंट कुछ एक्स्ट्रा भी लग रहा है तो 5 पॉइंट कर दो, 6 पॉइंट कर दो, छोटे छोटे पॉइंट है तो कोई दिक्कत नहीं है, 6 भी कर दोगे तो आराम से काम चलेगा, या फिर इतने भी लिखोगे तो भी काम चलेगा, ठीक है। इकोनॉमिक चैप्टर से मिल जाएगा मनी एंड क्रेडिट, पेज नंबर 50 पे आपको ये वाला टॉपिक जिसके बारे में इसमें बात की गई है, तो वो आपको पेज नंबर 50 पे मिल जाएगा। समझ में आई बात। अब इसी के और में क्वेश्चन है, मतलब आपको क्या करना है, या तो ये वाला सॉल्व करना है, या लग रहा है ये नहीं बन रहा तो फिर आप ये वाला सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। दोनों में से कोई सा एक सॉल्व करना है। तो शॉर्ट आंसर में आपको एक क्वेश्चन में क्या रहेगा, ये गैप है कि भैया ठीक है ये कर लो या फिर ये कर लो। तो इसमें क्या है, ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है,
हाउ डू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हेल्प बोरोवर्स टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कोलेटरल। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है ना, ये कहीं ना कहीं पिछले क्वेश्चन से ही रिलेवेंट है। आप उसी को आगे बढ़ाओ कि भैया रूरल एरियाज के लोग नहीं लेते बैंक से लोन, वो क्या करते हैं अपने इनफॉर्मल वेज या फिर जो रिचर हाउस होल्ड है उनसे ले लेते हैं लोन कि भैया ब्याज पे हम चुका देंगे। ठीक है, वहीं रूरल एरियाज में एक और चीज शुरू हुई, सेल्फ हेल्प ग्रुप, है ना। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या करते हैं कि वो उनका ही जो पैसा रहता है या फिर लोग क्या करते हैं टाइम टाइम से जो जितनी किस्त रहती है सब लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप को दिया करते हैं हर महीने, और फिर जब भी जरूरत पड़ती है तो फिर वो उनसे क्या कर लेते हैं, लोन ले लेते हैं, है ना, फिर उनको चुका देते हैं। समझ में आई बात। तो ये इस तरीके से सेल्फ हेल्प ग्रुप काम करते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप वाले लोग क्या रहते हैं, काफी ज्यादा गांव वालों से रिलेटेड भी रहते हैं, मतलब उन्हीं में से कुछ लोग रहते हैं जो ग्रुप बना लेते हैं, है ना, तो वो उनसे उनकी बनी हुई भी होती है। तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप काफी ज्यादा मदद करते हैं गांव वालों को जब उनके पास में कोई सा कोलैटरल नहीं होता और उनको लोन लेना है। ठीक है, तो कोई अगर रिच लैंडलॉर्ड ने भी मना कर दिया कि हम लोन नहीं देंगे और बैंक के पास में जा नहीं सकते क्योंकि कुछ गिरवी रखने के लिए है नहीं, ठीक है, कुछ कोलैटरल रखने के लिए है नहीं, तो फिर ऐसे में कौन काम आता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स काम आते हैं जो कि क्या करते हैं, मदद करते हैं, ठीक है, लोन लेने में। तो इसी की हमको क्या करनी है, बात करनी है, और इसी तरीके से आंसर जो है वो हमको लिख देना है। पीपल कैन गेट टाइमली लोन फॉर अ वेराइटी पर्पसेज एंड एट अ रीजनेबल इंटरेस्ट रेट। बैंक से आपने लोन लिया, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट होता है। रिचर हाउस होल्ड से भी आपने अगर लोन लिया तो वो भी कई बार आपको बहुत ज्यादा क्या करते हैं, ब्याज दर देते हैं कि इतने रेट से आपका जो है वो आपको इंटरेस्ट लगेगा, तो फिर वो भी गड़बड़ है। तो वहीं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो बने ही इसलिए ताकि क्या हो कि लोगों को कम इंटरेस्ट रेट पे लोन आसानी से दे दिया जाए। तो एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा ये है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या करते हैं, दे आर रेगुलर इन देयर सेविंग्स व्हिच कैन बी यूज्ड एज अ मॉनेटरी हेल्प। भाई उनकी सेविंग जो है उसके अंदर रेगुलर, भाई टाइम से लोग पैसे देते रहते हैं तो उनकी सेविंग काफी अच्छी हो जाती है, तो वो आसानी से दे सकते हैं। मतलब किसी एक बंदे के ऊपर लोड नहीं पड़ रहा ना पैसा देने का, भाई जो भी दे रहे हैं वो एज अ ग्रुप और सबने पैसे इकट्ठा किया उसी में से लोन निकल के आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना लेने वाले को ना देने वाले को। समझ में आई बात। मेंबर्स कैन टेक स्मॉल लोन्स विदाउट कोलैटरल टू मीट देयर नीड्स। अब किसी की शादी है उसके लिए लोन लेना है, या फिर कोई बीमार हो गया उसके लिए थोड़े बहुत पैसे की जरूरत पड़ी, तो इतने इतने से के लिए तो बैंक के पास में जा नहीं सकते, है ना। तो ऐसे में सेल्फ हेल्प ग्रुप काम आते हैं कि बिना कोलैटरल के लिए भी या फिर बिना कुछ गिरवी रखे भी वो आपको आसानी से पैसा दे देते हैं कि भैया चलो इतने समय बाद क्या कर देना, चुका देना। ड्यू टू टाइमली रीपेमेंट बैंक्स ऑल्सो लैंड लोन्स टू SGS। अब जैसे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप है, आप किसी बंदे को जरूरत पड़ी कि भैया थोड़ा सा बड़ा अमाउंट का लोन अपने को लेना है ना, और सेल्फ हेल्प ग्रुप कह रहा है कि भैया यार इतना अमाउंट हमारे पास में भी नहीं है, लेकिन सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोग जो है वो सक्षम है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो बैंक से लोन ले सकते हैं। ठीक है, वो बैंक से लोन ले लेंगे और आपको दे देंगे। ठीक है, तो आप क्या करो, उनको टाइमली देते जाओ, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप भी क्या कर देंगे, लोन अपना चुका देंगे। तो ऐसा कि आपके पास में रूरल एरियाज के पास के लोगों के पास में अगर पैसा नहीं है, किसी पर्टिकुलर पर्सन के पास में पैसा नहीं है, कोलैटरल नहीं है, लेकिन सेल्फ हेल्प ग्रुप की तो इज्जत बनी हुई है, आपकी भले नहीं बनी हो बैंक के सामने, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप से बैंक को भी भरोसा रहता है कि नहीं ये लोग यार दे देंगे पैसा टाइम से, ठीक है, रेगुलर जो है वो पेमेंट इनका आ जाएगा, तो उनको लोन दे देते हैं। फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप उस लोन से लोगों की मदद कर देते हैं। समझ आई बात। उसके अलावा कोई भी रेलेवेंट पॉइंट आपको लग रहा है, इनमें से कोई भी 3 पॉइंट उठा लो, 4 पॉइंट उठा लो, लिख दो, आपका आंसर हो जाएगा कंप्लीट। समझ में आया। इकोनॉमिक के मनी एंड क्रेडिट पे ही पेज नंबर 51, मैंने बोला ना पिछले वाले से रिलेटेड है, तो 50 पे ये के बारे में बात की गई है और 51 पे ही इसके बारे में बात की गई है, ताकि क्या हो कि कोलैटरल वाली दिक्कत लोगों को ना आए। तो इस हिसाब से आप अपना आंसर लिख सकते हो। समझ में आ गई बात कि नहीं आई। अब वही क्या है, आपका 7th वाला क्वेश्चन आ जाता है। 7th वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7th क्वेश्चन कह रहा है ट्राइबल पीजेंट इंटरप्रेटेड द मैसेज ऑफ महात्मा गांधी एंड आइडिया ऑफ स्वराज इन येट अनदर वे एंड पार्टिसिपेटेड इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट डिफरेंटली। इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है। तो भैया ये आपको कहां पे मिलेगा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का जो ट्राइबल वाला हिस्सा है। भाई डिफरिंग स्टैंड्स में हमने क्या देखे, टाउन्स देखे थे, ठीक है, स्वराज प्लांटेशन इन स्वराज देखा था, है ना, ऐसे हमने ट्राइबल एरियाज का भी देखा था। ठीक है, तो ट्राइबल एरियाज में लोगों ने किस तरीके से रिएक्ट किया। तो ट्राइबल एरियाज में आपको याद होगा वो पूरा का पूरा पैराग्राफ है जिसके अंदर गुडेम हिल्स की बात की है कि वहां पे गोरिल्ला वॉरफेयर छिड़ गया था। ठीक है, गोरिल्ला वॉरफेयर छिड़ गया था और उसमें अल्लूरी सीताराम राजू जैसा एक नया कैरेक्टर देखने को मिला था, जिसने क्या किया था, वो काफी बड़ा डिसिपल था गांधी जी का, गांधी जी के इसमें काफी ज्यादा मानता था, लेकिन उसने गड़बड़, वो लोगों को प्रमोट करता था कि भैया स्मोकिंग छोड़ो, है ना, और क्या करो, अच्छे से जिंदगी जियो, ऐसी अलग अलग चीजें वो देता था, सिखाता था लोगों को। लेकिन उसने गड़बड़ क्या कर दी, उसने ये बोला कि गांधी जी जो कह रहे
रहे हैं कि भैया शांति से जो है हम क्या करेंगे, आज़ादी लेंगे। तो शांति मानती से आज़ादी नहीं मिलनी, आज़ादी मिलेगी तो वायलेंस से मिलेगी, नहीं तो आज़ादी नहीं मिलने वाली, ठीक है। तो उन्होंने क्या कर दिया था, गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किस बेसिस पे शुरू किया था कि भैया शांति से हम क्या करेंगे, मूवमेंट्स लड़ेंगे, इनको प्रोवोक करेंगे कि ये समझे कि हम ये लोग गलत है और हम सही है ना, और सत्य को क्या करें, हम इनको समझाएं। इसलिए उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू किया था, है ना। तो उनका ये मैसेज जो है वो सब जगह तक बराबर नहीं पहुंच पाया था भाई, नमक मिर्ची डाल डाल के हर जगह पहुंच रहा था। जैसे नमक मिर्ची मसाला होते होते ट्राइबल लोगों के पास में पहुंचा, तो ट्राइबल लोगों में ऐसी चीज फिट गई कि नहीं भैया वायलेंस से ही मिलेगा हमको, तो जबकि ये बिल्कुल अपोजिट है ना टू व्हाट गांधी जी वाज आस्किंग। गांधी जी तो कह रहे थे कि नहीं नॉन वायलेंस, और इन लोगों ने वायलेंस शुरू कर दिया, तो ये गलत थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक अलग ही तरीके का मूवमेंट हमको देखने को मिलता है गुरिल्ला वॉरफेयर के फॉर्म में, ठीक है। तो आपको सबसे पहला जो ऑप्शन लिखना है, पहला जो पॉइंट लिखना है वो यही लिखना है कि स्प्रेड ऑफ मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट इन गुडेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है। इससे एग्जामिनर को पता चलेगा कि आपको जगह के बारे में पता है और क्या हुआ है उसके बारे में पता है, उसके बाद में आप जो भी रेलेवेंट लिखोगे तो वो आपको आंख बंद करके नंबर देगा, ठीक है। अगर यही मेन पॉइंट नहीं लिखोगे तो फिर दिक्कत है कि भैया आप तो सबके बारे में कहे जा रहे हो, जो मेन चीज लिखनी है वो आपने लिखी ही नहीं कि भाई किस जगह के बारे में आप बात कर रहे हो। तो गुरिल्ला मूवमेंट छिड़ गया था। गुरिल्ला मूवमेंट में क्या होता है, पीछे से वार किया जाता है, पीछे से मतलब ऐसा छुप के वार किया जाता है, पीछे से नहीं किया जाता। मतलब आपने तानाजी देखी, तानाजी में वो लोग क्या करते हैं, पहाड़ों के पीछे छुपे होते हैं और फिर जैसे ही वो अंग्रेज वगैरह या कोई भी ऐसे आ रहे होते हैं तो फिर वो ऊपर से कूदते हैं अचानक से, और फिर पूरी उनकी प्लानिंग रहती है, पत्थर वत्थर रस्सी वस्सी वाली, और फिर अचानक से अटैक करते हैं। तो उसी को क्या कहते हैं, गुरिल्ला मूवमेंट कहते हैं, है ना। तो वो गुरिल्ला मूवमेंट छिड़ चुका था यहाँ पे आंध्र प्रदेश में। दे वर अगेंस्ट कॉलोनियल पॉलिसीज। क्यों छिड़ा था, क्योंकि ये कॉलोनियल पॉलिसीज के अगेंस्ट थे ये लोग, यहाँ के लोग, ठीक है। देयर लाइवलीहुड वाज अफेक्टेड एंड देयर ट्रेडिशनल राइट्स वर डिनाइड। तो ये दो कारण आपको लिखने हैं कि यहाँ पर गुरिल्ला मूवमेंट छिड़ा था, तो फिर क्यों छिड़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे आप पहले तो दिखा दो कि क्या छिड़ा है, क्या किया है लोगों ने, फिर क्यों किया है ये बता दो, ठीक है। और फिर उसके बाद में बता दो कुछ एक स्पेशल कैरेक्टर, ठीक है, कि स्पेशल कुछ बात वहां की क्या है। तो स्पेशल बात कुछ ऐसी है कि वहां का जो लीडर था अलूरी सीताराम राजू, ठीक है, वाज इंस्पायर्ड बाय नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड वाज इंस्पायर्ड बाय गांधी जी बेसिकली, एंड परस्यूएडेड पीपल टू वेयर खादी एंड गिव अप ड्रिंकिंग। वो लोगों से कहता था कि खादी पहनो और ड्रिंकिंग क्या कर दो, छोड़ दो। ही वांटेड लिबरेशन बाय यूज ऑफ फोर्स। गड़बड़ उसने ये कर दी कि वो ये समझता था कि फोर्स से ही क्या करेंगे, मारा पीटी से ही हम इसको जीत सकते हैं, और इवन नॉन वायलेंस से कुछ नहीं होना। द रिबेल अटैक पुलिस स्टेशन एंड कैरिड अ गुरिल्ला वॉरफेयर फॉर अचीविंग स्वराज। उन्होंने पुलिस स्टेशन पे अटैक कर दिए और गुरिल्ला वॉरफेयर छेड़ दिया। गांधी जी को गलत लगी ये चीज, ठीक है। तो वहां पर एक हमको अलग ही सीन देखने को मिला। बाकी सारी जगह पर जो शांतिपूर्वक काम हो रहा था, यहाँ पे अलग ही काम मचा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे जो चीज बोली है कि इन येट अनदर वे, मतलब दूसरे तरीके का हमको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिला। तो आपके आंसर में दिखना चाहिए कि क्या है भैया, यहाँ पर कुछ अलग तरीके की जो गांधी जी ने बोला उसके अलावा जो है वो यहाँ पे लोगों ने अपने हिसाब से सोच के अलग से मूवमेंट छेड़ रखा है। समझ में आई, आपके आंसर में दिखना चाहिए टू बी इवैल्यूएटेड एज अ होल, ठीक है। मतलब एक एक पॉइंट आपको जैसे इन्होंने पॉइंट उठाए, मतलब किसकी बात की है, पहले क्या हुआ उसकी बात की है, क्यों किया उसकी बात की है, लीडर की बात की है, ठीक है, उसने क्या गलती की उसकी बात की है, फिर लोगों ने क्या गलती की उसकी बात की है। तो इससे क्या है, एज अ होल पूरी स्टोरी एग्जामिनर को पता चलेगी, तभी आपको अच्छे से नंबर मिलेंगे। समझ में आई बात, ठीक है। तो ये आपको कहाँ पे मिल जाएगा, पेज नंबर 35-36 पे मिल जाएगा। इन हिस्ट्री, कौन से चैप्टर में, नेशनलिज्म इन इंडिया। हिस्ट्री में से तो आपको बोर्ड में एक ही चैप्टर आ रहा है ना। बाकी जो चैप्टर आ रहे हैं, जो 2 चैप्टर है वो तो आपके पीरियोडिक टेस्ट में, उनमें से भी कोई सा एक ही आएगा। तो वो तो नहीं ढूंढ रहे हो इसमें कि उससे रिलेटेड कोई सा क्वेश्चन नहीं आया। अरे एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन और मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, ये दोनों क्या है आपके इसमें नहीं आने वाले बोर्ड में, वो आपके पीरियोडिक टेस्ट में वो भी कोई सा एक ही चैप्टर आएगा। बोर्ड में तो आपको सिर्फ नेशनलिज्म इन इंडिया ही आना है। समझ में आई बात। अब इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, एग्जामिन द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इन डेमोक्रेटिक कंट्री। डेमोक्रेटिक कंट्री में पॉलिटिकल पार्टी का क्या रोल होता है ये हमको बताना है। तो मतलब बेसिकली पॉलिटिकल पार्टी के फंक्शन क्या है ये बताना है। पॉलिटिकल पार्टी के फंक्शन समझ लो, पॉलिटिकल पार्टी के सिग्निफिकेंस समझ लो, या पॉलिटिकल पार्टी क्यों इंपॉर्टेंट होती है ये समझ लो, पॉलिटिकल पार्टी के रोल समझ लो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बताना है। हमने पढ़ा था, दे परफॉर्म एंड दे रन गवर्नमेंट, कंट्रोल एंड रन गवर्नमेंट, है ना, और फिर कंटेस्ट इलेक्शन करते हैं,
हैं, ठीक है, और ये सारी बातें जो हमने की थी वही सारे पॉइंट्स आपको क्या करने हैं इसके अंदर लिख देने हैं। दे फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट, प्ले अ डिसिसिव रोल। जो 7 पॉइंट मैंने आपको बताया था ना पूरी स्लाइड में इमेजेस के साथ में हमने डिस्कस किया था, और आपके 7 पॉइंट वो बड़े बड़े हैं, ठीक है, वो आपके जो एनसीईआरटी है उसके अंदर काफी बड़े बड़े हैं वो पॉइंट, लेकिन उनमें जो मेन लिखा हुआ है ना 3 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, तो या तो आप 3 पॉइंट को डिटेल में कर दो या फिर वो सारे पॉइंट ही आप लिख दो जो बोल्ड में लिखे हुए हैं ना डार्क कलर में, उसको आप सारे पॉइंट को ही लिख दो, तो 7 पॉइंट आपके हो जाएंगे, 3 नंबर का आंसर आपका बन जाएगा। समझ में आ गई बात? पार्टीज प्ले एक डिसिसिव रोल प्ले करते हैं इन मेकिंग लॉस फॉर द या फिर इन मेकिंग पॉलिसीज फॉर द कंट्री। दे रिक्रूट लीडर्स एंड ट्रेन देम। भैया वो लीडर्स को क्या करते हैं, रिक्रूट करते हैं और उसके बाद में ट्रेन करते हैं कि भैया हमको ऐसे इलेक्शन जीतना है, ऐसे जनता के लिए काम करना है। समझ में आया? पार्टीज दैट लूज इलेक्शन फॉर्म द अपोजिशन, है ना, अपोजिशन का काम करते हैं, क्रिटिक्स देने का काम करते हैं, जिससे गवर्नमेंट काफी अच्छी चल पाती है। दे शेप पब्लिक ओपिनियन, है ना, पब्लिक ओपिनियन भी शेप करते हैं, ठीक है। पार्टीज प्रोवाइड कॉमन मैन एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम। भाई गवर्नमेंट मशीनरी या वेलफेयर स्कीम कुछ भी बनी है तो उससे कॉमन मैन कैसे जुड़ेगा, तो पार्टीज के थ्रू ही जुड़ता है, क्योंकि पार्टी के जो नेता है वही लोगों तक वोट मांगने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये कनेक्शन बिल्डअप रहता है, तो वही नेता लोग जो है वो गवर्नमेंट की जो बड़ी बड़ी स्कीम्स है, मशीनरी है, उससे लोगों को जोड़ने में मदद करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गए आपके रोल हो गए पॉलिटिकल पार्टीज के। इसके अलावा भी आपको कोई भी रिलेवेंट पॉइंट लग रहा है बुक में से तो आप लिख सकते हो। समझ में आई बात? कहां पे मिलेगा आपको ये चैप्टर 6 पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, अपना जो है किताब है सिविक्स की, पेज नंबर 74 पे आपको आंसर जो है वो मिल जाएगा। आप आराम से छांट के इसके अंदर आंसर अपना बना के और लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में क्या है आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कितने मार्क्स के हैं? 5 नंबर के हैं ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इसकी बात कर लेते क्या है भाई। हमारा पहला लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो है वो ये है कि डेमोक्रेसी की, पहले इंग्लिश पढ़ते हैं फिर हिंदी कन्वर्ट करके बताऊंगी, ठीक है। डेमोक्रेसी इज एबिलिटी टू जनरेट इट्स ओन सपोर्ट इज इटसेल्फ एन आउटकम दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड। तो भैया ये लाइन क्या कह रही है कि डेमोक्रेसी अपने आप के लिए ही खुद से ही क्या कर लेती है, सपोर्ट जनरेट कर लेती है। तो यही एक ऐसा आउटकम है डेमोक्रेसी का जो आप इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब लोग खुद ही इसके अंदर तारीफें ढूंढ लेते हैं। डेमोक्रेसी कुछ है ही ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कि तारीफें जो है वो निकल ही जाती है इसकी, ठीक है। तो इसको हमको क्या करना है, इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करते हुए इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करना है और एग्जाम्पल देना है, ठीक है। तो मतलब आपको क्या करना है कि इसके बारे में बताना है कि स्टेटमेंट क्या कहना चाह रही है ना, इसको सपोर्ट करते हुए आपको चीजें बतानी है कि भैया किस तरीके से डेमोक्रेसी अपना ही सपोर्ट जो है वो जनरेट कर लेती है, ठीक है। तो भैया इसके अंदर हम क्या बता सकते हैं कि डेमोक्रेसी इज अ वेरी गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, है ना, काफी अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। लोगों को अलग अलग स्पेस मिल देती है मिस्टेक्स ठीक करने के लिए, और काफी ज्यादा क्या करती है, बढ़िया एकदम कहा जाए तो कंट्री रन करने में मदद करती है, ठीक है। तो डेमोक्रेसी की जितनी भी तारीफें है ना सब भर दो इसके अंदर कुल मिला के, ठीक है। जो भी आपको लग रहा है कि डेमोक्रेसी की ये तारीफ है, ये तारीफ है, ये तारीफ है, वो सारा कुछ आप क्या कर सकते हो इस आंसर के अंदर डाल सकते हो, ठीक है। तो बात कर लेते हैं इसकी। डेमोक्रेसी इंश्योर्स दैट डिसीजन मेकिंग विल बी बेस्ड ऑन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर। आप रैंडम डिसीजन नहीं ले सकते, जो नॉर्म्स और प्रोसीजर जो प्रिंसिपल रखे हैं उसके हिसाब से आपको क्या करना है डेमोक्रेसी में अपने डिसीजन जो है वो बनाने हैं। एवरी सिटीजन हैज राइट एंड मीन्स टू एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। हर सिटीजन देख सकता है कि किस तरीके से डिसीजन मेकिंग बन रही है, मतलब डिसीजन लिया जा रहा है, ठीक है, और किस तरीके से काम जो है वो चल रहा है, ठीक है। हम काफी ज्यादा तरीके से अपना हक बता सकते हैं कि नहीं, हमको पता होना चाहिए, ठीक है। जनता को पता होता है कि किस तरीके से डिसीजन जो है वो लिया जा रहा है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आर अकाउंटेबल, लेजिटिमेट एंड ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट, ठीक है। काफी ज्यादा अकाउंटेबल होती है, जवाबदेही होती है, ठीक है। आपको कुछ भी गड़बड़ लग रही है आप गवर्नमेंट से सवाल कर सकते हो, उनको जवाब देना पड़ेगा। लेजिटिमेट होती है, यानी कि एक ब्रांड वैल्यू होती है, ट्रस्ट कर सकते हो आप, क्योंकि लोगों ने चुना है तो जाहिर सी बात है ट्रस्ट तो कर ही सकते हैं, ठीक है। ट्रांसपेरेंट है, कोई भी चीज छुपी हुई नहीं है, ठीक है, जो भी है एक ओपन खुली किताब की तरह होती है, ठीक है। तो आपको काफी ज्यादा फायदा होता है डेमोक्रेसी में। इसमें रिस्पॉन्सिव भी डाल सकते हो आप, ठीक है, ऑप्शन। पीपल हैव राइट टू चूज देयर रूलर्स, सबसे बड़ा, इसको तो सबसे ऊपर उठा के रखो यहाँ पे, है ना, कि अपने रूलर जो है वो लोग अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, जिनको भी वो चूज करना चाहते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स है। साथ ही साथ क्या लिख सकते हो आप, डेमोक्रेसी गिव्स इट्स सिटीजन द राइट टू इंफॉर्मेशन अबाउट द गवर्नमेंट एंड इट्स फंक्शनिंग, है ना।
वही वाले पॉइंट को एक और बार इस तरीके से लिख दिया है। लेकिन ऐसा भी मत करना कि अब देखो ये तो सीबीएसई की मार्किंग स्कीम है, उन्होंने कुछ इस तरीके से अपने पॉइंट्स लिख दिए, लेकिन आपको लग रहा है कि आप कुछ अलग से पॉइंट भी इसके अंदर ला सकते हो, तो आप बिल्कुल डाल सकते हो डेमोक्रेसी की तारीफ में, है ना, कि भैया आप जो है वो वोटिंग राइट सभी को दिए जाते हैं, काफी ज्यादा सारे के सारे आप जो भी फंडामेंटल राइट्स है जो लोगों को दिए जाते हैं उसके बारे में भी आप इसके अंदर लिख सकते हो। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज पीपल्स ओन गवर्नमेंट एंड इट इज रन बाय द गवर्नमेंट। और इसके अलावा कोई भी रेलेवेंट पॉइंट आपको जो लग रहा है ना डेमोक्रेसी को लेकर आप लिख सकते हो इसके अंदर, ठीक है, जिससे कि क्या हो, डेमोक्रेसी की और तारीफें बढ़े, है ना। तो ऐसे जो भी पॉइंट आपको लग रहा है आप इसके अंदर लिख दो। तो अब ये क्या है, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, आपको पेज नंबर 92 पे सारा आंसर जो है वो मिल जाएगा, उसमें से आप ढूंढ के और रेलेवेंट पॉइंट लिख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा कि इस तरीके के क्वेश्चन में कैसा आंसर लिखना है हमको, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा चैप्टर नंबर आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, और पॉलिटिकल साइंस जो है उसी का चैप्टर है, तो उसमें से आ जाएगा, ठीक है। तो आपको पॉइंट्स बनाने हैं लॉन्ग आंसर में भी, आई वुड प्रेफर 5 नंबर का है, छोटे छोटे पॉइंट मिल रहे हैं तो 10 पॉइंट लिख दो, ठीक है। और अगर नहीं बड़े बड़े पॉइंट मिल रहे हैं, आप इलेबोरेट कर सकते हो, तो 5 पॉइंट लिखो, उनको थोड़ा सा इलेबोरेट कर दो, है ना, काफी थोड़ा सा अच्छा 120 वर्ड्स तक का आपको कम से कम क्या करना रहता है, आंसर लिखना होता है, तो थोड़ा दिखना भी चाहिए, है ना, और रेलेवेंट भी होना चाहिए, कुछ भी अनबन सा नहीं लिखे जाना कि वही वही को घुमा घुमा के बार बार लिखते जा रहे हो। फिर अगर दिमाग में आ गया एग्जामिनर के कि यार वही वही घुमा के लिखे जा रहे हैं, तो फिर वो आधा 1 नंबर जो है वो उसके हिसाब से काट लेगा, ठीक है। आप कुछ नहीं कर सकते, स्कूल के टीचर नहीं है कि आप जाओगे नहीं 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 प्लीज मार्क्स बढ़ा दो, फिर वो रोता हुआ देख के तुमको मार्क्स बढ़ा देंगे, ऐसा नहीं करेंगे ना, वो तो कोई पता नहीं कौन ही टीचर आपकी कॉपी चेक करेगा, ठीक है। तो आपको अपनी तरफ से सेफर साइड रहना है, आप जाओ इसके बाद में पेज नंबर 92 पे, ठीक है, उसके अंदर आपको और लग रहा है ना तो आप और पॉइंट इसके अंदर इंक्लूड कर दो, बाकी किस तरीके से लिखना है ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है, समझ में आ गई बात। और क्या है भैया, इसी के और में एक क्वेश्चन है ना, मतलब ये दो क्वेश्चन है आपको इसके अंदर आएंगे, ये और में है, ठीक है, उसके बाद में ये वाला क्वेश्चन है और इसके और में क्वेश्चन है, तो बेसिकली आपको 5 नंबर के क्या करने हैं, 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, है ना। तो और में हो गए कितने हो गए, 4 क्वेश्चन। तो हम तो क्या करते हैं, चारों क्वेश्चन को ही डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपको समझ में आए कि जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको बेसिकली उसके अंदर लिखना क्या है। सैम्पल पेपर को डिस्कस करने का कारण ही ये है कि भैया मार्किंग स्कीम तो आप भी देख सकते हो, हमारे बताने का क्या कारण इसमें, तो हम आपको ये बताते हैं कि आपको आंसर किस तरीके से लिखना है ना। या ये क्वेश्चन अगर पूछा जा रहा है तो एग्जामिनर आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप ये लिख के दो उसको, समझ में आ रही है बात। क्या है इसका और वाला क्वेश्चन ये है, देयर इज एन ओवरवेलमिंग सपोर्ट फॉर आइडियाज ऑफ डेमोक्रेसी इन साउथ एशिया। साउथ एशिया में अगर आप देखोगे, एशिया का मैप याद करो एशिया का मैप, एशिया में साउथ वाला रीजन याद करो, साउथ मतलब नीचे की तरफ, यानी कि क्या आ गया, इंडिया आ गया, अफ्रीका आ गया, ठीक है, ये वाले जो कंट्रीज है ये सारे साउथ में आ गए। तो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर काफी ज्यादा लोग डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, डेमोक्रेसी का सपोर्ट यहाँ पे सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, यहाँ के अधिकतर कंट्रीज में आपको डेमोक्रेसी ही चलते हुए दिखेगी, लोग काफी ज्यादा सपोर्ट करते हैं। तो इस स्टेटमेंट को हमको क्या करना है, सपोर्ट करते हुए एग्जाम्पल देना है, ठीक है, इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करते हुए एग्जाम्पल देना है। तो आप क्या रीजन लिख सकते हो उसके अंदर, आप बेसिक रीजन, सबसे पहला रीजन मेरे हिसाब से ये लिखो जो आपको नहीं दिया गया है मार्किंग स्कीम में, लेकिन आपको लिखना चाहिए। बेसिकली ये कि जो साउथ एशियन कंट्रीज है वहां पे आपको डाइवर्सिटी काफी ज्यादा देखने को मिलती है। जब डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, अलग अलग तरीके के लोग देखने को मिलते हैं, अलग अलग तरीके की सोच देखने को मिलती है, अलग अलग रहन सहन देखने को मिलता है, तो इनको सबको अकोमोडेट करना किसी भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल नहीं है एक्सेप्ट डेमोक्रेसी, क्योंकि डेमोक्रेसी क्या करती है, सबको अपने हिसाब से रहने का अधिकार देती है। तो जब सारे लोग अपने हिसाब से रहने के अधिकार सारे लोगों को मिलेगा तो रिबेलियन नहीं होगा, लोग लड़ेंगे नहीं भैया कि तुम रहो, तुम भी रहो, तुम भी रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे में क्या होगा, शांतिपूर्वक वातावरण बना रहेगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी प्रोवाइड करती है और कोई प्रोवाइड नहीं करता। तो आप सबसे पहला पॉइंट क्या लिखो, साउथ एशियन कंट्रीज आर डाइवर्सिफाइड, ठीक है, काफी ज्यादा क्या है, डाइवर्स कंट्रीज है, इसलिए इसमें डेमोक्रेसी की जरूरत है। कंट्रीज फ्रॉम साउथ एशिया वांट डेमोक्रेटिक राइट्स, ठीक है, उनको डेमोक्रेटिक राइट्स चाहिए होते हैं, क्योंकि जब अलग अलग कम्युनिटी होती है ना तो सबको ऐसा लगता है कि यार हमको नहीं दबाए, हमको नहीं दबाए, हमको नहीं दबाए। अब अगर आपने डिक्टेटरशिप ले ली, मोनार्की ले ली, तो ये सारी गवर्नमेंट तो क्या है, तो दबाती है भैया, आपको क्या करती है, काफी ज्यादा नीचे कर देती है ना, कि नहीं आप जो है हम ही चलाएंगे, हम जैसा बोलेंगे वैसे ही होगा। तो फिर वो कम्युनिटी ज्यादा दिन तक नहीं दबेगी, आप स्प्रिंग को कितना ही दबाओ वो और उछल के फिर आएगी ना बाहर, तो फिर ऐसे में दिक्कत हो जाती है ना। तो काफी ज्यादा क्या होता है, राइट्स देखने को मिलते हैं, हर थोड़े दिन में लड़ाई झगड़े देखने को मिलते हैं, काफी ज्यादा फिर कंट्रीज टूटने लगती है, अपने आप को अलग बनाने लगती है कम्युनिटीज, तो फिर वो गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। इसलिए बेहतर क्या है कि डेमोक्रेसी ही चूज की जाए ताकि सब लोग शांतिपूर्वक
ले सकें। कंट्रीज वांट टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स बाय देमसेल्व्स, यहाँ के लोग अपने हिसाब से ही रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करना पसंद करते हैं। डेमोक्रेसी प्रोवाइड डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डाइवर्सिटी है और फ्रीडम ऑफ सिटीजन और डिग्निटी सिर्फ डेमोक्रेसी में मिलती है, इसलिए साउथ एशियन कंट्रीज में डेमोक्रेसी ज्यादा प्रेफर की जाती है। इट अकोमोडेट्स सोशल डाइवर्सिटी, जो कि मैंने आपको बताया। इट इज बेस्ड ऑन आइडिया ऑफ डिस्कशन एंड नेगोशिएशन, जब आपके तरह तरह के लोग होते हैं ना, तो आप अपने एक के हिसाब से डिसीजन नहीं ले सकते। आपको डिसीजन लेना है तो आप सबको राय लेकर कि भाई किसी की हानि तो नहीं हो रही, किसी का इंटरेस्ट छुप तो नहीं रहा है ना, तो ये सारे नेगोशिएट करके आप चलोगे तो ही काम चलेगा। तो वही चीज सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी में होती है, किसी और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में नहीं होती है। एग्जाम्पल के लिए हम क्या ले सकते हैं, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, ये सारी क्या है, साउथ एशियन कंट्री है, ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो गया है ना। तो इंडिया और ये नीचे वाली कंट्रीज की बात की जा रही है, तो इंडिया के आसपास की सारी कंट्रीज आप ले लो, ठीक है, इंडिया हो गया, नेपाल हो गया, सारे जो भी आसपास की कंट्री है, श्रीलंका वगैरह हो गए, इन सबको आप क्या ले लो, इसके अंदर ले सकते हो। समझ में आई कि नहीं बात भैया? साउथ एशियन कंट्री में मैंने गलती से अफ्रीका बोल दिया, अफ्रीका मत लेना, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, एशिया अलग कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका अलग कॉन्टिनेंट है। एशिया के क्या हो रहा है, एशिया के जो सदर्न पार्ट की जो कंट्रीज है, जैसे इंडिया हो गई, इंडिया के आसपास की जो कंट्रीज हो गई वो सारी, अफ्रीका वो मुंह से इसलिए निकल गया होगा कि भैया अफ्रीका के ऊपर ऊपर वाले पार्ट में इंडिया आता है ना, इसीलिए वो अफ्रीका निकल गया, लेकिन अफ्रीका इज नॉट अ कंट्री, कॉन्टिनेंट है भैया वो, तो वहां पे मत समझना। बस इंडिया के आसपास की जो भी कंट्री है ना वो सारी साउथ एशियन कंट्रीज हो जाएगी, तो उनके नाम आप एग्जाम्पल से लिख सकते हो। और इसके अलावा आपको जो भी रेलेवेंट पॉइंट लग रहा है कि भैया इंडिया का एग्जाम्पल लेके आपने ले लिया कि इंडिया इज सच अ डाइवर्सिफाइड कंट्री विच इज ऑल्सो अ साउथ एशियन कंट्री, तो आप इसमें देख सकते हो। तो इस तरीके से अपने हिसाब से आप आंसर लिख सकते हो, फ्रेम कर सकते हो। 5 नंबर का तरीका वही होना चाहिए। कहाँ पे मिलेगा मैम आंसर इसका? और अच्छे से आंसर मिल जाएगा आपका आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, पेज नंबर 92, ठीक है। और अच्छे से, मतलब ये देखो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, ऐसा नहीं कि ये कम है, ठीक है, या मेरा बताया हुआ कम है, आप और वहां पे जाके देखो। आपको ये इसलिए बता रही हूँ कि हाँ यहाँ पे भी मिल जाएगा, ताकि आपको पता हो कि आपके चैप्टर में किस तरीके से एक टॉपिक को दिया होता है और उसको उठा के क्वेश्चन किस तरीके से बनाया जा सकता है, प्लस उसके अंदर क्या क्या लिखा है, तो उसमें से आंसर किस तरीके से बनाए गए हैं, तो आपको किस तरीके से आंसर लिखना है। तो अब आप क्या करोगे, आप अपनी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करोगे, आंसर लिखने की प्रैक्टिस करोगे, तो आपको तरीका पता होना चाहिए कि आंसर लिखना किस तरीके से, पूरे पूरे पैराग्राफ नहीं छाप मार देने, ठीक है, क्वेश्चन को समझना है पहले, उसके बाद में अपना आंसर लिखना है, बुक के रिस्पेक्ट में लिखना है, लेकिन तरीके से लिखना है। समझ में आई बात? अब इसमें क्या है, इन दोनों में से आपको कोई सा भी एक क्वेश्चन जो है वो चूज करके लिख देना है, ठीक है। उसके बाद में ये दूसरा क्वेश्चन है, अब इसमें और अगले वाले क्वेश्चन में आपको चूज करके लिखना है, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। क्या है, एग्जामिन द रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन स्टिमुलेटिंग द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन की जो प्रोसेस है, ये इसको स्टिमुलेट करना है, मतलब और अच्छा अगर बनाना है और तेजी से बनाना है अगर इसको, तो इसमें रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैसा होता है, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन को स्पीड अप करती है, ठीक है, या फिर स्टिमुलेट करती है, तो उस के बारे में हमको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो भैया देखो जाहिर सी बात है, ग्लोबलाइजेशन में अगर हमको देखना है रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, तो भैया जितनी अच्छी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज होंगी उतना क्या कर सकते हो आप, ज्यादा से ज्यादा लोगों से कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है, और भी आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो, ठीक है। इसके अंदर आप काफी ज्यादा अलग अलग चीजें अगर आपके इसमें होगी तो आपका ग्लोबलाइजेशन काफी ज्यादा कंट्री से कनेक्टेड होगा, ठीक है, आप कनेक्टेड रहोगे, ठीक है। तो रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा है। पॉइंट्स हम देख लेते हैं कि भैया टेक्नोलॉजी क्या हो रही है, सबसे पहली बात तो बहुत रैपिडली चेंज हो रही है। दूसरा ये है कि जैसे टेलीकम्युनिकेशन हो गया, टेलीग्राफ हो गया, फोन्स हो गए, मास कम्युनिकेशन हो गए आपके सारे भी, तो ये क्या करते हैं, आपको काफी ज्यादा वर्ल्ड से जोड़ के रखते हैं, है ना, वर्ल्ड से जोड़ के रखते हैं। फिर ये क्या करते हैं, इसकी मदद से हमको काफी ज्यादा नई नई चीजों के बारे में पता चलता है, नई नई चीजों के बारे में पता चलता है, नई नई टेक्नोलॉजी और बढ़ती जाती है। तो जाहिर सी बात है उससे ग्लोबलाइजेशन और स्पीड अप होना ही है। जैसे टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज होगी, क्या टेलीग्राफ, टेलीफोन इंक्लूडिंग मोबाइल फोन आर यूज्ड टू कॉन्टैक्ट एंड एक्सेस इंफॉर्मेशन, है ना। अगर आप देखो ये सारी चीजें नहीं होती, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं होती, और फिर ग्लोबलाइजेशन को अगर आप देखते तो आपको काफी अधूरापन लगता, विद इन कंट्री चीजें सीमित रह जाती, अलग अलग जगह इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं फैल पाती, काफी डिफिकल्ट हो जाता, या विद इन कंट्री भी इतना स्पीड अप नहीं होता, क्योंकि आप अंदर अंदर कंट्री में भी क्या कर सकते हो, आप आसानी से बात नहीं कर पाए, आपको चिट्ठी पहुंचानी, चिट्ठी पहुंचेगी जब जाके आपका काम होगा, या फिर आपका कोई दूत जाएगा, वो दूत बोलेगा कि भैया ये चीज करनी, फिर वो वापस आएगा आपको बताएगा। तो कितनी
लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस हो जाएगी। वहीं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जैसे टेलीग्राफ, टेलीफोन, मोबाइल फोन, इससे आप आसानी से क्या कर सकते हो, फट से चीजें शेयर कर सकते हो, फट से बातचीत कर सकते हो, फट से इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हो, है ना। तो काफी ज्यादा हेल्पफुल है ये। हेल्प्स टू कम्युनिकेट फ्रॉम रिमोट एरियाज, इवन रिमोट एरियाज को से भी आप कनेक्ट कर सकते हो। डेवलपमेंट ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइसेस, है ना, जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइसेस है उससे भी आपको काफी ज्यादा चीजें पता चलती है, ठीक है, वेदर को लेकर या फिर बहुत सारी चीजें जो है वो आप आसानी से पता कर सकते हो। कंप्यूटर्स हैव नाउ एंटर्ड ऑलमोस्ट एवरी फील्ड ऑफ एक्टिविटी, बिना कंप्यूटर के तो काम चलना ही नहीं भाई, सभी दूर हो गया है। वन कैन ऑब्टेन एंड शेयर इन्फॉर्मेशन थ्रू इंटरनेट, कुछ भी लग रहा है आपको भैया, सैंपल पेपर आया है तो सर्च कर लो, है ना। अब मतलब अगर नहीं होती ये चीज तो आपको कैसे पता चलता, मतलब जैसे सैंपल पेपर आया तो आया, आपको अलग से पता चला, आपने यूट्यूब खोला, आपको वीडियोस दिखने लगी तो सैंपल पेपर आ गया, सैंपल पेपर आ गया, या फिर आपको सर्च करना था, आपने फट से गूगल पे डाल दिया सैंपल पेपर आ गया क्या, ठीक है, डेट्स कैसी क्या चल रही है, रिजल्ट कब आएगा, सब कुछ आपको ऑनलाइन सारी चीजें मिल जाती है। कोई किसी के नाम का मतलब सर्च करना है, किसी का नाम ढूंढना है कि भैया ए लेटर का नाम हमको रखना है, अपने परिवार में कोई बच्चा हुआ था आप लिख लो, बढ़िया आपको सारा कुछ मिल जाएगा। तो देखो काफी ज्यादा चीजें हैं जो इजी हो गई, तो बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन इनसे भी बढ़कर जो है वो ग्लोबलाइजेशन में काफी ज्यादा मदद होती है। इलेक्ट्रॉनिक मेल एंड टॉक वाइज अक्रॉस द वर्ल्ड एट नेग्लिजिबल कॉस्ट, बहुत कम पैसे में, नेग्लिजिबल क्या मतलब अराउंड द वर्ल्ड आप बात कर सकते हो लोगों से, अपने वॉइस कॉल भेज सकते हो, ठीक है, क्या कर सकते हो, अपने ईमेल्स जो है वो आप भेज सकते हो, ठीक है, लोगों को नेग्लिजिबल कॉस्ट में, जो डेटा का खर्चा लग रहा है वही लग रहा है, एक्स्ट्रा कुछ आपका खर्चा लगेगा नहीं, है ना। तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ आसानी से शेयर कर सकते हो। हैज प्लेड अ मेजर रोल इन स्प्रेडिंग आउट प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज अक्रॉस कंट्री, ठीक है, अलग अलग कंट्रीज में क्या है, काफी ज्यादा प्रोडक्शन भी इसकी वजह से बहुत ज्यादा स्टिमुलेट हो गया है। और इसके अलावा कोई भी पॉइंट आपको लग रहा है आप लिख दो, कहां से मिलेगा, पेज नंबर 63, ग्लोबलाइजेशन इकोनॉमिक्स, ठीक है, तो आपको वहां से मिल जाएगा। अच्छे से आप उस पैराग्राफ को देखो, अच्छे से उस पैराग्राफ को समझो, ये मेन पॉइंट्स हैं, इसके अराउंड आपको इस तरीके से आंसर जो है वो अपना लिखना है, इसको लेके समझ में आई बात। इससे ज्यादा और फालतू का लोड मत लेना, देखो काफी इजी है ना, इवन 5 नंबर के क्वेश्चन कितने इजी है ना, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन, आपको अलग से कुछ दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं, आपके दिमाग में वही पैराग्राफ हैं, आपने पढ़े हैं तो उसमें से आपको पॉइंट बना बना के लिख देना है ना। तो बहुत इजी है, सैंपल पेपर कोई ऐसा टफ नहीं है। दूसरा क्वेश्चन क्या है जो ऑप्शन में है वो ये है, असेस द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडिया एंड इट्स पीपल। भैया ग्लोबलाइजेशन जो हुआ है उसका इंडिया और इंडिया के लोगों के ऊपर क्या इंपैक्ट है उसके बारे में हमको बात करनी है, ठीक है, तो मतलब उसी के बारे में हमको पूरा लिखना है। तो आपका जो पैराग्राफ है ना आपको कहाँ पे मिलेगा, पेज नंबर 66 पे आपको मिलेगा, ठीक है, पेज नंबर 66 पे आपको मिलेगा, ये ग्लोबलाइजेशन वाले चैप्टर में उसमें बात की हुई है इंडिया और उसके पीपल के ऊपर क्या इंपैक्ट हुआ है। तो आप उसमें से पॉइंट्स उठा के आराम से लिख सकते हो, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, कुछ भी लोड आपको नहीं लेना है इसके अंदर भी, ठीक है। तो काफी ज्यादा इंपैक्ट हुआ है भैया, देखो हमारे पास में क्या है, काफी ज्यादा चॉइसेस हो गई, ठीक है, हमारा लेवल अलग बढ़ गया है, स्टैंडर्ड अलग बढ़ गया है, ठीक है, हमने रहने सहने के तरीके हमारे बदल दिए, हमको बहुत सारी चीजें देश दुनिया से सीखने को मिल रही है, ठीक है, हमारा कम्युनिकेशन काफी बढ़ गया है, ठीक है, हमने चीजें काफी सीख ली है, हमारा एजुकेशन काफी बढ़ गया है। तो देखो काफी ज्यादा इंपैक्ट इंडिया के ऊपर हुआ है, एक एक करके सारे पॉइंट्स आप इसके अंदर लिख सकते हो। ग्लोबलाइजेशन हैज रिजल्टेड इन मोर चॉइस फॉर कंज्यूमर, पहले जो कुछ भी सामान खरीदने में इक्की दुक्की चॉइसेस होती थी, लेकिन अब काफी वाइड वेराइटी ऑफ चॉइसेस हो गई हैं। इंप्रूव्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल, लोगों के रहने सहने के तरीके, भैया आपको कोई शादी करनी है, लहंगा पसंद करना है, यहाँ पे पहन रहे हो, फॉरेन में क्या पहन रहे हैं, सब्यसाची ने क्या निकाला है, मनीष मल्होत्रा ने क्या निकाला है, ठीक है, तो आपको सारी चीजें किससे पता चलती है, इंटरनेट, ठीक है, और इंटरनेट कहाँ से है, ग्लोबलाइजेशन के बाद से ये सारी चीजें जो है ना हुई है। तो काफी ज्यादा आपको अलग अलग डिजाइन की, भैया यहाँ पे ये है तो दूसरी कंट्री में ये है, तो ऐसी बहुत अलग अलग चीजें जो है हमारी बन गई। फर्नीचर, ठीक है, कि पहले तो हम ऐसी लकड़ी वकड़ी जो हमारे यूज करते थे उसके अंदर भी हमने काफी डिजाइन अलग अलग हमको देखने को मिल रही, तो काफी वेराइटी आ गई है, काफी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमारा चेंज हो गया है। MNCs हैव इंक्रीज्ड देयर इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्री सच एज सेल फोन, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक, सॉफ्ट ड्रिंक, सब कुछ हमारे यहाँ पे आया है, किसकी मदद से, ग्लोबलाइजेशन की मदद से। MNCs जो है वो उन्होंने साउथ एशियन कंट्रीज की तरफ अपना रुख मोड़ा, हमने देखा था मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड में हमने इसकी बात की थी। तो उसके बाद से काफी ज्यादा जो है वो डेवलपमेंट देश में देखने को मिला, नई जॉब्स आई, MNC आई, ठीक है, तो जॉब्स तो जाहिर सी बात है क्रिएट होंगी, वो अपने साथ में काम लेके आई, बंदे थोड़ी लेके आई, बंदे तो यहीं के हायर करेंगी, तो काम बहुत ज्यादा बढ़ गया। सम लोकल कंपनीज हैड दैट सप्लाई रॉ मटेरियल टू MNCs हैज आल्सो बेनिफिटेड बाय MNCs आई, MNCs क्या, मल्टीनेशनल कंपनीज है ना, वो आई तो उनको वो अपने
साथ में काम लेके आई हैं, ठीक है, आइडियाज लेके आई हैं, ठीक है, यहाँ सेटअप करने आए। तो जब सेटअप करने आएगी तो बिल्डिंग भी सेटअप करेगी, घर से वहां से थोड़ी ना बिल्डिंग उठा उठा के लेके आए या लोग उठा उठा के ले, बिल्डिंग सेटअप करेंगे तो कंस्ट्रक्शन वालों को भी फायदा होगा, जमीन खरीदेंगे तो बेचने वाले को फायदा होगा, ठीक है, फर्नीचर बनाएंगे तो फर्नीचर वाले को फायदा होगा, स्टील लगेगा, सारा कुछ मेटल वेटल सारा कुछ लगेगा तो फैक्ट्रीज को फायदा होगा, है ना, ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा क्योंकि लोग काम करने के लिए आना जाना शुरू कर देंगे, है ना, और अपने साथ में वो वहां का अपना कल्चर भी लेके आएंगे, तो बहुत सारी चीजें अलग होंगी, जाहिर सी बात है। सम लोकल कंपनीज हैव आल्सो बीन एबल टू इन्वेस्ट इन न्यूअर टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन मेथड। जो यहाँ के लोगों के पास में जो पैसा था, एमएनसीज आई, अलग अलग सामान यहाँ पर लेके आई, तो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी करना हमने शुरू किया, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन हैज एनेबल्ड सम लार्ज कंपनी सच एज टाटा मोटर, इन्फोसिस टू इमर्ज एज मल्टीनेशनल कंपनी। हमारे यहाँ की कंपनीज को भी अलग अलग चीजें पता चली कि भैया बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही है, तो फिर ये भी इमर्ज हुई एज अ मल्टीनेशनल कंपनी। इन्होंने कोलैबोरेशन भी शुरू किए विद मल्टीनेशनल कंपनीज, क्योंकि पैसा तो था लेकिन तरीकों में कहीं ना कहीं कमी आ रही थी, देखा तो सीख गए। कंपनीज प्रोवाइड सर्विसेज हैव आल्सो बीन बेनिफिटेड बाय ग्लोबल फ्लेक्सिबल लेबर लॉज, भाई लेबर्स को भी काफी, अब जैसे एमएनसीज होती है तो इनके तौर तरीके रहते हैं काम करने के लिए, लेबर के भी लॉज रहते हैं, तो बंदे को काम करने में भी मजा आता है, ठीक है। एक्सपांशन ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी हमको यहाँ पर कहीं ना कहीं देखने को मिला है, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट भी है यहाँ पर, ठीक है। तो हमको क्या करना है, ओवरऑल ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट क्या हुआ ये हमको लिख देना है इसके अंदर। स्टिफ कॉम्पिटिशन ऑफ लोकल प्रोड्यूसर्स, लोग भाई जितना ज्यादा सामान होगा तो सारी सी बात है कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, भाई पहले सामान कम था तो भाई बिकना ही है हमारा, लेकिन अब एक ही प्रोडक्ट कई तरह से बिकने लगे हैं, तो भाई जो दिखेगा वो बिकेगा करके मार्केटिंग स्किल्स, अलग अलग तरीके कैसे अच्छा बताएं, तो ऐसे कंपटीशन भी बढ़ गया। इसके अलावा कोई भी रेलेवेंट पॉइंट आपको लग रहा है तो आप ले सकते हो, पेज नंबर 66 पे आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। वैसे इतना इनफ है, ठीक है, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ कि आपको तरीका पता चले कि आपके चैप्टर में किस तरीके से दिया हुआ है और आपको आंसर अपने पॉइंट्स बनाने किस तरीके से। समझ में आई कि नहीं बात, ठीक है। अब आ जाते हैं हम किसके ऊपर, सेक्शन डी पे, ठीक है। तो सेक्शन डी में हमारा ये क्या है, सेक्शन डी में हमारा है केस बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। मतलब आपको एक केस दिया हुआ है, उसके ऊपर आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसको आपको आंसर करना है। तो ये केस बेस्ड क्वेश्चन कैसे रहते हैं ना कहीं अनसीन पैसेजेस जैसे रहते हैं, ठीक है। अनसीन पैसेजेस जैसे रहते हैं तो आपको क्या, वो पूरा लिखा होता है और उसी में से कहीं जो क्वेश्चन लिए होते हैं, जो क्वेश्चन दिए होते हैं उसके हिसाब से वो आपको कहीं ना कहीं पैराग्राफ में से ही मिल जाता है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, केस बेस्ड क्वेश्चन है 2, उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो केस बेस्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। केस बेस्ड क्वेश्चन पहला वाला जो है, आपने सत्याग्रह वाला पढ़ा था, है ना, गांधी जी का जो सत्याग्रह वाला पैराग्राफ है आपके एनसीईआरटी में, उसी के लेफ्ट हैंड साइड पे एक ब्लॉक है बड़ा सा, ठीक है, जिसके अंदर क्या है, गांधी जी के बारे में बताया गया है या फिर सत्याग्रह के बारे में बताया गया है। तो वही पैराग्राफ आपके इसमें आया है सैंपल पेपर में, ठीक है, और उसी से जो है वो क्वेश्चन लेके बने हुए हैं, ठीक है। तो आप क्या कर लेते हैं, एक बार हम इसमें से पढ़ लेते हैं। आप आपके एनसीईआरटी पे आए हो, आपने खोली हुई है, तो आप उसको मार्क कर लेना कि भैया ये आया है, तो हमारी तैयारी वैसी भी रहे कि आया है सैंपल पेपर में, तो ये वहां पे पेपर में भी छप सकता है, नो डाउट, ठीक है। तो आप अपना अच्छे से इसको पढ़ के रखो, हम अच्छे से पढ़ लेते हैं, साथ साथ में आप भी पढ़ते रहना, ठीक है। इट इज सेड ऑफ पैसिव रेसिस्टेंस दैट इट इज द वेपन ऑफ वीक बट द पावर विच इज द सब्जेक्ट ऑफ दिस आर्टिकल कैन बी यूज्ड ओनली बाय स्ट्रॉन्ग। मैं आपको समझाते चलती हूँ एक एक लाइन। तो देखो इसमें बात की गई है सत्याग्रह के बारे में कि सत्याग्रह जो है एक लोग कहते हैं कि पैसिव रेजिस्टेंस है, ठीक है, मतलब आप एक पैसिव तरीके से रोकने की कोशिश कर रहे हो चीजों को, ठीक है। और ये एक जो कमजोर व्यक्ति होता है वही सत्याग्रह की आड़ में काम करता है। ऐसा हम लोग सोचते हैं कि भैया जो कमजोर है, भाई जो स्ट्रांग हुआ वो तो मारा पीटी करके सारा कुछ जीत लेगा क्योंकि वो स्ट्रांग है, हम ऐसा सोचते हैं ना। लेकिन वीक इंसान क्या करता है कि वो छुप के कि भाई नहीं सत्याग्रह सत्याग्रह सत्य सत्य ऐसी बात करता है। तो क्या रियलिटी में ऐसा है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट कैन ओनली बी यूज्ड बाय समवन हु इज स्ट्रांग, मतलब जिस इंसान में ताकत होगी वही पेशेंस रख सकता है और अपने डिसीजन पे भरोसा रख सकता है कि सामने वाले को हमको क्या करना है, सत्य से विजय पानी है, ठीक है। मारा कूटी तो हर कोई कर सकता है। मेरे को कह दो हाथ पर चलाने, मैं भी चला लूं, ठीक है। मेरे को कह दो कि उसका मर्डर करके आना है, मैं भी पीछे से चाकू छुप के आ जाऊं, ठीक है। अगर मेरे को कुछ ऐसा नहीं कर सकती मैं, पर फिर भी मतलब अगर कुछ ऐसा जरूरी लग रहा है तो फिर इंसान कर देता है ये चीज, ठीक है। लेकिन ये चीज ऐसा नहीं है, सत्याग्रह जैसी चीज ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। सत्याग्रह जिस इंसान में दिमाग
होगा, जिस इंसान में पेशेंस होगा, जिस इंसान में शक्ति होगी, ठीक है, डिसिप्लिन होगा, वही सत्याग्रह को फॉलो कर सकता है। दिस पावर इज नॉट अ पैसिव रेजिस्टेंस। ये जो ऊपर की लाइन है ये ऐसा है कि लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन असल में है क्या, इट इज नॉट अ पैसिव रेजिस्टेंस, इंडीड इट कॉल्स फॉर इंटेंस एक्टिविटी। मतलब एक इंटेंस एक्टिविटी को कॉल करता है। द मूवमेंट इन साउथ अफ्रीका को हम देख सकते हैं कि वो पैसिव नहीं था, वो एक्टिव था। लोग निकल के आते हैं, लोग अपनी बात रखते हैं, लोग नेगोशिएट करते हैं, ठीक है, माराकुटी नहीं करते। दूसरे का, सामने वाला जो गलत कर रहा है उसका ना वो बुरा करेंगे, ना उसके बारे में बुरा बोलेंगे, ना उसके बारे में कुछ ऐसी चीज करेंगे, लेकिन हाँ जो गलत है उसके खिलाफ एक्शन जरूर लेने की कोशिश करेंगे। सत्याग्रह इज नॉट अ फिजिकल फोर्स, ठीक है, एक्टिव था, लेकिन वो जो सत्याग्रह था वो हाथ पैर वाला नहीं था, जो भी बात करनी मुंह से करनी, ठीक है, तो हाथ पैर वाला नहीं था। सत्याग्रही जो सत्याग्रह को फॉलो करता है वो क्या होता है, सत्याग्रही होता है। और सत्याग्रही जो है वो इन्फ्लिक्ट नहीं करता पेन को ऑन द एडवर्सरी, मतलब जो भी बंदा परेशान कर रहा है उसके अगेंस्ट अगर आप सत्याग्रह कर रहे हो तो जो सत्याग्रह करने वाला क्या होगा, सत्याग्रही। जो सत्याग्रही सामने वाले को पेन कॉज नहीं करेगा, मतलब ऐसे कुछ उसको कोई दर्द नहीं देगा, फिजिकल दर्द नहीं देगा, ना ही उसका जो है उसके डिस्ट्रक्शन के बारे में सोचेगा। इन द यूज ऑफ सत्याग्रह देयर इज नो इल विल और व्हाटएवर, मतलब किसी का बुरा नहीं सोचना, और मतलब किसी का बुरा नहीं सोचेगा, वो ना ही उनको परेशान करेगा, ना ही उनका डिस्ट्रक्शन करेगा। जबकि एक सत्याग्रही क्या करता है, एक सत्याग्रह जो है एक सोल फोर्स है, मतलब विद इन से अटैक होता है सामने वाले बंदे को कि यार हम इतना गलत कर रहे हैं, हम इतना गलत करें, इतना गलत करें, लेकिन फिर भी ये लोग अपने सत्य पे टिके हुए हैं, अपनी जो बात है उसी को बार बार रख रहे हैं। तो भाई मैं गलत हूँ यार, मैंने इनको मारा भी सही, मैंने इनके ऊपर हथियार भी चलाया, सब कुछ किया, लेकिन ये लोग फिर भी अपनी डिग्निटी मेंटेन किए हुए हैं। तो भाई एक सामने वाले के अंदर क्या होता है, एक जागरूक होती है अंदर से चीज कि नहीं यार मैं गलत कर रहा हूँ, ठीक है। तो यही चीज सत्याग्रही जो है वो इन्फ्लिक्ट करता है। ट्रूथ इज द वेरी सब्सटेंस ऑफ द सोल, दैट इज व्हाई दिस फोर्स इज कॉल्ड सत्याग्रह, क्योंकि सत्य जो है वो आपके सोल का एक बहुत बड़ा सब्सटेंस है, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, सत्याग्रह कहा जाता है। तो ये क्या है, आपका पैराग्राफ है, आगे भी थोड़ा बहुत है। द सोल इज इन्फॉर्म्ड विथ नॉलेज, इन इट इट बर्न्स द फ्लेम ऑफ लव। जो सोल है वो नॉलेज से भरा हुआ है, उसके अंदर प्यार है। नॉन वायलेंस इज द सुप्रीम धर्म, जो अहिंसा है वो सबसे बड़ा धर्म है। इट इज सर्टेन दैट इंडिया कैन नॉट राइवल ब्रिटेन और यूरोप इन फोर्स ऑफ आर्म, क्योंकि हम जानते हैं कि हम जो है वो ब्रिटेन से फोर्स या फिर आर्म से नहीं लड़ सकते, क्योंकि जाहिर सी बात है लड़े भी क्यों, क्योंकि सामने वाले ने ही आपके ऊपर जब आर्म्स नहीं उठाए थे तो फिर आप क्यों लड़ोगे, उन्होंने आपके ऊपर पॉलिटिकल और लीगल ऑक्यूपेशन किया, तो आप भी अपना दिमाग लगा के उसी चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करो। द ब्रिटिश वर्शिप द वॉर गॉड एंड दे कैन ऑल ऑफ देम बिकम एज दे आर बिकमिंग बियरर्स ऑफ आर्म। वो भले ब्रिटिशर्स जो है वो वॉर गॉड को वर्शिप करते हो या फिर वो जैसे हमेशा से उनका वेपन चलाते रहते हो, तो वो भले वो चलाते रहें, लेकिन द 100 of million इन इंडिया कैन नेवर कैरी आर्म्स। भले हमारे में से मिलियन लोग हैं, लेकिन उनमें से 100 लोग भी आर्म्स कभी भी नहीं उठाएंगे। दे हैव मेड द रिलीजन ऑफ नॉन वायलेंस देयर ओन। हमने हमारा जो धर्म है उसको नॉन वायलेंस बनाया हुआ है खुद से, ठीक है। तो ये ऐसा पूरा पैराग्राफ है। यूनिट कहाँ से लिया हुआ है भैया, पेज नंबर 30, वो जो साइड वाला मैं बता रही हूँ, पेज नंबर 30 से आपको मिल जाएगा। अब इसके ऊपर क्वेश्चन क्या बने हुए हैं, क्वेश्चन ऐसे बने हुए हैं कि व्हाई डिड गांधी जी कंसिडर नॉन वायलेंस एज सुप्रीम धर्म। गांधी जी ने अहिंसा को सबसे बड़ा धर्म क्यों बताया है, तो भैया गांधी जी ने अहिंसा को सबसे बड़ा धर्म इसलिए बताया है क्योंकि ये क्या है, नॉन वायलेंस जो है वो एक फिलॉसफी की तरह से गांधी जी ने अडॉप्ट किया है। एंड आइडल वे टू लाइफ अकॉर्डिंग टू हिम फिलॉसफी ऑफ नॉन वायलेंस इज नॉट अ वेपन ऑफ वीक, ठीक है। कमजोर का ये धर्म नहीं है, जो स्ट्रांग बंदा है और इवन जो वेपन है वो तो कोई भी यूज कर सकता है, ठीक है। वेपन क्या कर सकता है, वो तो कोई भी यूज कर सकता है, लेकिन जो स्ट्रांग बंदा है वही क्या करेगा, सामने वाले को एक्सेप्ट करने पे मजबूर कर देगा कि भैया तुम गलत हो और मैं सही हूँ, ठीक है। मारा कुटी से तो कोई भी कर लेगा ये सारी चीजें, लेकिन एक अंदर से फील होना ये बड़ी बात होती है। इसलिए गांधी जी ने क्या किया है, नॉन वायलेंस को सबसे बड़ा धर्म बताया है। तो इस तरीके से आप आपका आंसर लिख सकते हो। अब देखो ऐसा नहीं कि डिट्टो लिख दो, इस तरीके का होना चाहिए, लेकिन आप अपनी भाषा में लिख सकते हो, ठीक है। आपका आंसर इससे अलग भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मतलब उसका यही निकल के आना चाहिए। आगे बात समझ में, ठीक है। इससे जो है वो थोड़ा बहुत रिलेवेंट होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन इसी से क्या बना है, हाउ वाज गांधीयन सत्याग्रह टेकन बाय पीपल हु बिलीव्ड इन हिज फिलॉसफी। जो लोगों ने गांधी जी की फिलॉसफी में माना था, उन्होंने गांधीयन सत्याग्रह को किस तरीके से लीड किया था, ठीक है।
तो देखो यहाँ पर जो सीबीएसई ने मार्किंग स्कीम दी है, उन्होंने क्या बोला है कि सत्याग्रही जो है वो उन्होंने पेन इन्फ्लिक्ट नहीं किया ऑन द एडवर्सरी, ठीक है, मतलब जो सामने वाले थे यानी कि ब्रिटिशर्स क्या हो गए, एडवर्सरी हो गए, तो वो उन लोगों को उनका पेन नहीं चाहा। ही डज नॉट सीक हिज डिस्ट्रक्शन इन द यूज ऑफ सत्याग्रह, देयर इज नो इल विल, ठीक है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था वो यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन वैसे कायदे से आपको इसके अंदर क्या लिखना चाहिए कि ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि गांधी जी के जो फॉलोअर्स थे उन्होंने गांधी जी के सत्याग्रह को किस तरीके से अडॉप्ट किया, ठीक है, जो इनकी फिलॉसफी में बिलीव करते थे उन्होंने सत्याग्रह को कैसे लिया। तो क्या किया भैया, हमने काफी ज्यादा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, हमने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, हमने सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किया, है ना। तो ये चीज भी आप इसके अंदर इस लाइन के बाद में भी लिख सकते हो, ठीक है, ये लाइन लिख दी और उसके बाद में वो चीज भी आपने लिख दी, तो आपका ओवरऑल आंसर जो है वो कवर हो जाएगा, ठीक है। ये दूसरा हो गया। तीसरा क्वेश्चन इसी से क्या बना है, तीसरा बना है व्हाई वाज गांधीयन सत्याग्रह कंसिडर्ड एज नॉवल मेथड टू रेजिस्ट इनजस्टिस, मतलब गांधी जी का जो सत्याग्रह है इसको एक नॉवल मेथड क्यों माना जाता था, एक सही तरीका क्यों माना जाता था इनजस्टिस को रेजिस्ट करने के लिए, ठीक है। तो उसकी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात कि वन कुड विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस, कोई भी इंसान जो कि इनजस्टिस के अगेंस्ट लड़ रहा है या फिर सही के लिए लड़ रहा है वो जीत सकता है विद बाय टेकिंग नॉन वायलेंस, ठीक है। पहला चीज तो ये, दे कुड बी डन बाय अपीलिंग द कॉन्साइंस ऑफ ऑपरेसर, सामने वाले को कि कॉन्साइंस को अपील करो, उसके अंदर ये फीलिंग जगाओ कि भाई तू गलत है, मार मार के तो कहते तू गलत है, वो भी सामने से 2 लपड़ आपको उठा के मार देगा, कोई सॉल्यूशन निकलेगा कि नहीं निकलेगा। लेकिन चीजें ऐसी करो कि सामने वाले को दिल से गिल्ट हो कि नहीं यार मैं गलत कर रहा हूँ, ठीक है। पीपल इंक्लूडिंग द ऑपरेसर हैड टू बी परसुएडेड टू सी द ट्रूथ इंस्टेड ऑफ बीइंग फोर्स्ड टू एक्सेप्ट द ट्रूथ थ्रू द यूज ऑफ वायलेंस। तो ये हमारे क्या है, हमारे एनसीईआरटी में ही लिखा है ये वाला पार्ट पूरा, ठीक है। तो आप इसको इसके अंदर डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से आप क्या करो, ये वाले कुछ तो ऐसे हैं नेशनलिज्म इन इंडिया के कि आप ने चैप्टर अच्छे से पढ़ा हुआ है, बहुत अच्छे से आपको आता है, तो आप अपने हिसाब से भी आंसर फ्रेम करके बना सकते हो आंसर। बस गलती ये मत करना कि आंसर कहाँ से शुरू हो और कहाँ पहुंच जाए, ठीक है। मीनिंग जो है वो कुल मिला के ये निकलने चाहिए, ठीक है। आगे बात समझ में, इसके अलावा कोई भी आप रेलेवेंट पॉइंट भी इसके अंदर डाल सकते हो, ठीक है। ये क्या हो गया आपका पहला केस बेस्ड क्वेश्चन। दूसरा केस बेस्ड क्वेश्चन क्या है आपका, इसके ऊपर कम्युनिकेशन में से लिया हुआ है, ठीक है। रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इस टेक्स्ट को पढ़ो और आगे जो क्वेश्चन दिए हुए उसको आप लिख के बताओ, ठीक है। तो क्या है भैया, पहला क्वेश्चन मतलब पैराग्राफ पढ़ लेते हैं फिर आंसर सॉल्व करेंगे। एवर सिंस ह्यूमंस अपीयर्ड ऑन अर्थ दे यूज्ड डिफरेंट मींस ऑफ कम्युनिकेशन, जब से हम धरती पे आए हैं तब से हमने अलग अलग कम्युनिकेशन को यूज किया है। कभी हम कबूतर से लेके जाते थे, ठीक है, कभी हम रथों से इधर उधर जाते थे, कभी हम क्या करते थे दूध को भेजा करते थे, अब फिर धीरे धीरे टेलीग्राफ आया, टेलीग्राफ के बाद में चिट्ठी आई, चिट्ठी टेलीग्राफ आया, टेलीग्राफ के बाद में अब बहुत सारी चीजें जो है वो कम्युनिकेशन में आ गई है ना। तो कब से हमने अलग अलग कम्युनिकेशन यूज किए हैं, बट द पेस ऑफ चेंज हैज बीन रैपिड इन मॉडर्न टाइम्स, जो चेंज का प्रोसेस है वो अभी मॉडर्न टाइम में काफी ज्यादा बढ़ गया है, एकदम मतलब एक के बाद एक नए जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है वो हमको देखने को मिलते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन इज फार इजियर विदाउट फिजिकल मूवमेंट ऑफ कम्युनिकेटर और रिसीवर। अब लंबे समय तक अगर किसी से बात करने जानी है तो वहां तक पैदल चल के नहीं जाना पड़ेगा, आसानी से फोन पे बात कर सकते हो। पर्सनल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन में क्या क्या आ जाता है, टेलीविजन आ जाता है, रेडियो आ जाता है, प्रेस आ जाती है, फिल्म आ जाती है। दीज आर मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन द कंट्री, ठीक है, ये काफी ज्यादा कंट्री में यूज किए जाते हैं कम्युनिकेशन। इंडियन पोस्टल नेटवर्क इज लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, इट हैंडल्स पार्सल एज वेल एज पर्सनल रिटर्न कम्युनिकेशन। तो इंडियन पोस्टल नेटवर्क जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क है। इसमें आप क्या कर सकते हो, आप पार्सल्स भी भेज सकते हो, साथ ही साथ में पर्सनल रिटर्न कम्युनिकेशन यानी कि लेटर्स वगैरह भी भेज सकते हो, ठीक है। कार्ड और एनवलप जो है वो फर्स्ट क्लास मेल के अंतर्गत आते हैं और इनको एयरलिफ्ट किया जाता है बिटवीन स्टेशन कवरिंग बोथ लैंड एंड एयर, ठीक है। उसके बाद में जो सेकंड क्लास मेल है, फर्स्ट क्लास मेल की बात होगी, सेकंड क्लास मेल में क्या आता है, पैकेट, रजिस्टर्ड, न्यूज़पेपर, पीरियोडिकल्स, ये सब सेकंड क्लास मेल में आते हैं। और इनको किस तरीके से कैरी किया जाता है, सरफेस मेल के द्वारा भेजा जाता है जो कि लैंड और वाटर ट्रांसपोर्ट दोनों से चलती है, ठीक है। ये दोनों की बात होगी। टू फैसिलिटेट क्विक डिलीवरी ऑफ मेल इन लार्ज टाउन एंड सिटीज,
ताकि लार्ज टाउन और सिटीज में काफी जल्दी आसानी से सामान पहुंचाया जा सके, या फिर कहा जाए तो लेटर एनवेलप सब कुछ पहुंचाया जा सके। इसके लिए क्या करना, इसके लिए क्या किया गया है, छह मेल चैनल जो है वो शुरू किए गए हैं रिसेंटली। दे आर कॉल्ड राजधानी चैनल, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, बिजनेस चैनल, बल्क मेल चैनल एंड पीरियोडिकल चैनल। आपको पूरा समझा दिया, ये आपको मिल भी जाएगा पेज नंबर 86 पे ऑफ लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। अब इससे रिलेटेड क्या है क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमको क्या करना है, क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है एग्जामिन द रोल ऑफ इंडियन पोस्टल नेटवर्क। इंडियन पोस्टल नेटवर्क का रोल आपको एग्जामिन करना है। तो देखो आपको क्या है, ये वाला पार्ट तो हमारी बुक में दिया हुआ है, और भी पोस्टल नेटवर्क के बारे में यहाँ पे बात की हुई है कि भैया क्या है, लार्जेस्ट नेटवर्क, इंडियन पोस्टल नेटवर्क इज द लार्जेस्ट नेटवर्क इन द वर्ल्ड, ठीक है। और काफी अलग अलग तरीके से क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। अब हेल्प कैसे कैसे करता है कि जैसे मान लो कि पोस्टल नेटवर्क क्या है, पोस्टल मतलब क्या, पोस्ट करते हो ना कि भैया यहाँ से कुछ भेज दिया, उधर पहुंच गया, उधर पहुंच गया। तो इससे क्या हो रहा है, सोशली भी आप लोगों से जुड़ पा रहे हो, साथ ही साथ में क्या हो रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो रहा है कि भैया अगर आप जितना सामान भेजोगे तो उससे पैसा भी तो जनरेट होगा ना, ठीक है। तो उससे भी पैसा भी जनरेट हो रहा है, तो सोशल और इकोनॉमिक दोनों डेवलपमेंट हो रहा है। दूसरा ये कि काफी ज्यादा आपको क्या करता है, एक चीज देता है कि भैया आसानी से आप चीजें आराम से भेज सकते हो। तो अलग अलग तरह के टाइप है इसके अंदर कि भैया स्पीड पोस्ट हो गया, और भी बिजनेस पोस्ट हो गए कि भैया आपको जिस भी तरीके से पहुंचाना है आप अपना चीजें जो है वो आराम से पहुंचा सकते हो। फोन के थ्रू आप सामान तो नहीं भेज सकते ना, इसके लिए पोस्टल नेटवर्क की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो इसका रोल आपको बताना है, आपके बुक में भी बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। वहीं आपको यहाँ पर भी सीबीएसई ने दिए हैं कि भैया आप दो तरीके से लिख दो कि इट हैज हेल्प द कंट्री टू इंगेज इन कम्युनिकेशन एंड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दूसरा ये कि इट हैज वेरियस फैसिलिटी, स्पीड पोस्ट, बिजनेस पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट, ऑर्डिनरी पोस्ट, ठीक है। तो इस हिसाब से ये क्या है, काफी ज्यादा इसके रोल जो है वो आप इसके अंदर देख सकते हो, ठीक है। इनमें से कोई सा भी एक लिख लो। केस बेस्ड में क्या है, केस बेस्ड के जो आपके क्वेश्चन है उसके अंदर आपको एक क्वेश्चन ये, दो क्वेश्चन ये, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन ये, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन है, 3 मार्क का है। तो आपको क्या करना है, इसके अंदर आप एक एक पॉइंट तीनों में लिख दो, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि ज्यादा ही समझ में आ रहा है तो 2 पॉइंट लिख दो, ठीक है। तो 1 पॉइंट इनमें से आप कोई सा भी लिख सकते हो। उसके बाद में यदि बात की जाए दूसरे क्वेश्चन की, तो ये कह रहा है डिफरेंशिएट बिटवीन मास कम्युनिकेशन एंड पर्सनल कम्युनिकेशन। तो मास कम्युनिकेशन क्या होता है, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा मासेस से जुड़ सकते हो, ठीक है, एक ही बार में, और अवेयरनेस फैला सकते हो, अपनी बात रख सकते हो, जैसे रेडियो हो गया, ठीक है। कुछ भी आप अच्छी शिक्षा दे सकते हो। तो आप एक बार बोलोगे, आपको 10 लोगों को बार बार नहीं बोलना पड़ेगा, एक बार आपने बोला लोगों तक पहुंच जाएगा, है ना। तो जैसे कि मोदी जी को अगर आपको कोई सा संदेश देना है तो भैया वो आएंगे टीवी पे और सारा कुछ बोल जाएंगे, तो ज्यादा लोगों तक बातें जो है वो पहुंच जाएगी, ठीक है। तो मास कम्युनिकेशन ये हो गया, एट अ टाइम आप काफी ज्यादा लोगों से क्या कर सकते हो, अपनी बात रख सकते हो। पर्सनल कम्युनिकेशन क्या हो गया, आपको सब लोगों को नहीं बताना, ठीक है, पंचायती नहीं बताना, आपको सिर्फ एक ही पर्टिकुलर पर्सन से बात करनी है। आप कॉल कर लो, आप उसको चैट कर दो, ठीक है, मैसेज भेज दो, है ना। इंटरनेट, मतलब इंटरनेट से भी आप दूसरा मास और इसमें दोनों में आ जाएगा, लेकिन मास कम्युनिकेशन में आपका टेलीविजन आ जाएगा, रेडियो आ जाएगा, है ना। जो भी उस चैनल को चला रहा है वो सारे लोग ही सुन पाएंगे, ठीक है। वही फोन हो गया और ये सारी चीजें किसके अंदर आ जाएगी, पर्सनल कम्युनिकेशन में आ जाएगी। एक बार पढ़ लेते हैं, मास कम्युनिकेशन क्या करता है। इट इज अ मीडियम जो कि एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ में अवेयरनेस भी क्रिएट करता है अमंग मासेस, मासेस मतलब जनता, ठीक है। इट इंक्लूड्स रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक, फिल्म एक्सेट्रा। जबकि पर्सनल कम्युनिकेशन क्या करता है, बिटवीन पर्सन टू पर्सन है, ठीक है। तो जैसे इसमें एग्जांपल दिया, ऐसे पर्सन टू पर्सन में एग्जांपल दे दो आप, मोबाइल फोन्स वगैरह के, ठीक है। आगे बात समझ में, तो ये मास कम्युनिकेशन हो गया, पर्सनल कम्युनिकेशन हो गया। इसे जैसे जब भी आपको डिफरेंस लिखना है ना, तो मेरे हिसाब से तो कॉलम बना के लिखा करो कि मास कम्युनिकेशन इधर, पर्सनल इधर, मास की डेफिनेशन, पर्सनल की डेफिनेशन, मास का एग्जांपल, पर्सनल का एग्जांपल। चेक करने में मजा आता है, मतलब एग्जामिनर को लगता है वाह आनंद आ गया भैया, क्या आंसर लिखा है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है एनालाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन फॉर अ नेशन। एक नेशन के लिए कम्युनिकेशन का क्या सिग्निफिकेंस होता है। तो भैया कम्युनिकेशन के ही तो कितने सिग्निफिकेंस है, जब तो हम आपको पढ़ा पा रहे हो और आप सुन पा रहे हो, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। तो इट इज द एज ऑफ कम्युनिकेशन यूजिंग टेलीफोन, टेलीविजन, फिल्म, इंटरनेट, है ना। तो आपको बेसिकली क्या बताना है, कम्युनिकेशन के फायदे बताने हैं, है ना। तो वही सारा चीज आप इसके अंदर लिख सकते हो। बुक्स, मैगजीन, न्यूज़पेपर के थ्रू आप इंपॉर्टेंट आपके मैसेजेस भी पहुंचा सकते हो, ठीक है। वेरियस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैव कनेक्टेड द वर्ल्ड, ठीक है।
एक जगह से दूसरी जगह आप लोगों से काफी ज्यादा कनेक्टेड हो सकते हो। सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट और नॉलेज दोनों, इसके ऐसे इतना लिखने की जरूरत नहीं है, एक दो पॉइंट भी लिख दोगे तो चलेगा, इनमें से कोई सा भी पॉइंट उठा लो या इससे रिलेवेंट कुछ भी आपको पॉइंट अगर मन में आ रहा है तो वो लिख दो, वैसे तो आएगा नहीं यही बहुत है, करा देंगे। ठीक है, तो मैप में आपको क्या दिया हुआ है, ऑन द गिवन आउटलाइन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया आइडेंटिफाई द प्लेस मार्क्ड एज ए विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड राइट इट करेक्ट नेम ऑन द लाइन मार्क्ड नियर इट। तो हमको पहले वाले क्वेश्चन में तो क्या करना है कि एक प्लेस को आइडेंटिफाई करना है और वहां पे लाइन दी गई है, उस प्लेस का नाम लिख देना है। ठीक है, इसका डिटेल जो दी गई है उसको पढ़ना है और नाम जो है वो लिख देना है। तो क्या है, एक ही डिटेल हमको क्या दे रखी होगी, आप मैप देखोगे तो अभी मैप दिखाऊंगी तो उसमें तो मैंने सीधे मार्क ही किया हुआ है। ठीक है, तो वो मैप में आपको जगह दी गई है और एरो दिया गया है और वहां पे ए लिख दिया है। ठीक है, और डिटेल ऐसी दी है कि ये ऐसी जगह है जहां पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो रोका गया था ड्यू टू वायलेंस। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट याद करो, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट रोका गया था क्योंकि चौरी चौरा में गोरखपुर में क्या हो गया था भैया, पुलिस स्टेशन जला दिया गया था। इसकी वजह से गांधी जी ने बोला कि यार ये तो गड़बड़ कर दे रहे हैं, ये तो सब लोग अलग अलग चीजें अपने अपने हिसाब से किए जा रहे हैं, इनको ट्रेन करने की जरूरत है। तो उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट रोक दिया था ना, तो ये ए कौन सी जगह हो जाएगी, चौरी चौरा हो जाएगी। अब चौरी चौरा कहाँ है, गोरखपुर, गोरखपुर कहाँ है, यूपी में। ठीक है, तो बस आप आराम से वहां पे क्या लिख सकते हो, चौरी चौरा लिख सकते हो। आंसर में आपको ऐसे अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, आपको मैप में क्या, जैसे ये ए दिया हुआ है आपको सिर्फ मैप में, तो आपको आंसर वहां पे लिख देना है। ठीक है, समझ में आ गई। अब इसमें ये जो दूसरा, ये पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया मैप का। मैप का दूसरा क्वेश्चन क्या है, ऑन द सेम गिवन मैप ऑफ इंडिया लोकेट द फॉलोइंग। आपको सेम मैप पे दो चीजें लोकेट करनी है। पहली तो ये कि इन दोनों में से कोई सी एक चीज लोकेट कर दो और दूसरा इसको लोकेट कर दो। ठीक है, तो इन दोनों में से किसी एक को, जो भी आपको पोजीशन याद है उसको लोकेट कर दो। नमरूप थर्मल प्लांट, अगर आपको इसकी पोजीशन पता है तो इसको लोकेट कर दो, या फिर नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, इसको आपको पता है तो इसको लोकेट कर दो। तो देखो नमरूप थर्मल प्लांट किधर है, असम में। ठीक है, तो असम में आप नमरूप को लोकेट कर दो। नोएडा सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ है, तो नोएडा सॉफ्टवेयर पार्क तो किधर मिलेगा, हमको यूपी में मिलेगा ना, तो यूपी में टिक कर देना। ठीक है, तो ये इन दोनों में से कोई सा भी एक जो आपको याद आ रहा है, मतलब नमरूप नहीं याद आ रहा, इससे नोएडा से आप समझ जा रहे हो तो नोएडा टिक कर दो। ठीक है, मतलब नोएडा जहां पर है वहां पर इसकी पोजीशन बता दो। वहीं दूसरा वाला तो आपको करना ही करना है, क्या है, राजा सांसी श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नाम से ही हमको लग रहा है कि पंजाबी है। ठीक है, नाम से क्या लग रहा है कि पंजाब की जगह है, फिर पंजाब में से तो आपने जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पढ़े हैं उसमें आपको ये नाम दिया होगा, या फिर आप रैंडम भी इतना तो दिमाग लगा सकते हो यार चीजों को देख के कि नाम से आप समझ जाओ। भाई मध्य प्रदेश में तो नहीं होगा, है ना, जो नाम दिख रहा है हमको उससे हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो पंजाब एक तो वैसे ही छोटा सा मैप है, वहां पे पंजाब में से टिक कर दो। तो अमृतसर अगर एग्जामिनर को समझना है तो अमृतसर समझ जाएगा, नहीं तो मैप बेस्ड क्वेश्चन में आपको करवाऊंगी, उसमें हम सारा कुछ कवर कर लेंगे, चिंता की बात नहीं है। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि मैप को इन केस आपको आंसर नहीं आता है तो आपको किस तरीके से आंसर आप टिक कर सकते हो, तो आपका चल जाएगा भाई, टिक कर दो आप उसके अंदर पंजाब में ले जाके। ठीक है, तो हमारा मैप कहाँ है, हमारा मैप ये रहा, तो आपको क्या दिया रहेगा, इसे ए दिया रहेगा। ठीक है, ए आपको यहाँ पर दिया हुआ है यूपी में, तो यूपी में क्या कर दो, चौरी चौरा आप टिक कर दो। उसके बाद में जो आपका नोएडा सॉफ्टवेयर है तो इधर से ही आप क्या कर दो, नोएडा को टिक कर दो। ठीक है, उसके बाद में क्या है आपका राजा सांसी, अगर आपको टिक करना है तो पंजाब में अमृतसर की तरफ आप क्या कर दो, ये एयरपोर्ट लिख दो। ठीक है, अमृतसर में है, ये ध्यान रखना है, जितना कवर कर सकते हो इतना कवर कर लो। पर इन केस भूल गए, वहां जाके दिमाग में नहीं याद आया, तो इसे थोड़ा बहुत दिमाग भी अपना आप लगा सकते हो। नमरूप किधर आ जाएगा, आसाम किधर है अपने इधर, तो यहाँ पे नमरूप पावर प्लांट जो है वो आपका आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नमरूप यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा इधर की तरफ में, चौरी चौरा इधर आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका नोएडा सॉफ्टवेयर वाला। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए हैं सारे के सारे, कोई दिक्कत आपको क्वेश्चन में नहीं है। मैंने कोशिश की है कि आपको सैंपल पेपर आंसर रीड करने के साथ साथ में मैं आपको एक तरीका बताऊं किस तरीके से आपको आंसर लिखना है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर है, अच्छे से समझ में आ गई है, और भी इसके साथ में हम बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करेंगे। आप और मैं काफ़ी अच्छे दोस्त अब बन चुके हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप इसको जितने ज़्यादा लोगों तक फैला सको आप फैलाओ, इसको शेयर करो। ठीक है, बिकॉज वी एट मैग्नेट ब्रेन्स वांट कि फ्री में आपको ये सारी चीज़ें जितने ज़्यादा लोगों तक हो सके फैलाई जा सके, ताकि हर इंसान को, हर बच्चे को
को अपनी एग्जाम में मदद मिल सके, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी पैसे लेन देन के। ठीक है, तो अच्छे से चीज़ों की तैयारी करो और हम बढ़िया से तैयारी करेंगे और भी चीज़ें मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। ज्योग्राफी की चिंता मत करो, इसके बाद में जो वीडियोज़ आपको मिलेंगे वो ज्योग्राफी की मिलेंगे। ठीक है, मैंने देखा आप लोगों को ज्योग्राफी चाहिए, बिल्कुल हमारी तैयारी रेडी है, आपको मंडे से ज्योग्राफी के वीडियोज़ मिल जाएंगे। मिलते हैं अगले लेसन में।